तो मान लीजिए कि ओबीस इंसान है, अब उसके लिए आप बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कीटो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वर्क करता हो। ग्लूटेन तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उस पर जाना ही नहीं चाहिए। तो ओबीस इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बॉडी को समझना चाहिए। एक चीज़ शुरू हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज, हमको बात करना चाहिए, ये सीरियस टॉपिक है जी। बीपी की गोली चालू हो गई, 5 साल गोली, डायबिटीज़ की गोली 5 साल खाई, वही गोली, हाँ वही रूटीन लाइफ है, बेचारा वही खा रहा है, चल भी रहा है, एकदम बीपी शूट होने लगेगा, डॉक्टर बोलेगा अब ये तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तुम एक नहीं डबल ड्रग खाओ, सुबह खा रहे हो तो सुबह शाम खाओ। तो वो रेगुलरली दवाई भी ले रहा था, रेगुलर खाना भी खा रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, फिर भी दवाई बढ़ गई। हाँ, 5 साल में आप देखो ना, आप कमेंट लिखो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, आप इधर लिखो। डॉक्टर एक दिन बोलेगा कि अभी तुम्हारा गोली काम नहीं कर रहा है, अभी तुमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। पेशेंट बेचारा रिक्वेस्ट करेगा कि सर गोली से करो ना, हाँ फिर तो भी कुछ दिन डॉक्टर भी दया करके चलो तुम परहेज करना, क्या करना वो तो टाइम नहीं है ना उसके पास, बात करने का, पेशेंट के साथ बात करने का टाइम नहीं है, डॉक्टर को टाइम नहीं है, इतनी बड़ी ओपीडी, इतना बड़ा डॉक्टर। तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाते हैं, डायबिटीज, आँख। और फिर समझो आप सर मसल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने ऑफ लेट सुना है बहुत सारी जगहों पे कि 40 साल के बाद हर एक औरत को, मर्द को एक साल में 1 kg मसल मास कम होता जाएगा अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो तब तक भी अगर नहीं किया, आप कार्डियो करते रहें। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी इसके बारे में बात कर रही हैं अब तो, हॉलीवुड में भी, कि इनिशियल ईयर्स में वो दुबले पतले रहने के लिए, परफेक्ट बॉडी रखने के लिए उन्होंने सिर्फ कार्डियो किया। पर अब उनको समझ में आ रहा है कि मसल मास बहुत ज़रूरी है, औरतों में स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि सलमान जैसी बॉडी बन जाएगी, मसल हमको क्यों चाहिए, औरतों को मसल्स की क्या ज़रूरत है। सही है, तो ज़रा हाँ, समझाइए डरते भी है ना, डरते हैं ना। हेल्थ पैकेजेस जो होते हैं, बॉडी चेकअप, हाँ, कि हॉस्पिटल में फिक्स है ये 5,000 का, ये 7,000 का, ये 9,000 का, ऐसे अलग अलग पैकेजेस होंगे। कहीं पे डिस्काउंट होगा तो बोले 1,500 में आपको 40 टेस्ट करके 999 देने। में 50 टेस्ट। हाँ, कोई एक लैब है, नाम नहीं दे रहा हूँ, ऑनलाइन पोर्टल है बड़ा, हाँ, वो 50-30 पेज का रिपोर्ट्स देता है। हाँ, हम डॉक्टर्स देख देख के थक जाते हैं। ये जो डॉक्टर सुन रहे हो सुन के हंसेंगे कि वो इतने सारे पेज में कॉपर ने, मैग्नीशियम ने, ये ने, वो ने, इतने दिया होता है जिसका जरूरत ही नहीं होता है, काम का टेस्ट नहीं होता। हाँ, तो सी आपको क्या नीड है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। हेल्थ पैकेजेस में काफ़ी मेडिकल फ्रॉड चल रहा है। आपको क्या ज़रूरत है, आपका बॉडी क्या बता रहा है, वो क्या आवाज़ दे रहा है, क्या सिम्टम खड़ा कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट कराना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपना वजन घटाना नहीं चाहता, वो हाँ बोले या ना। सच यही है कि सब चाहते हैं कि वो स्लिम एंड ट्रिम रहे, हॉट एंड हैंडसम रहे, और सब चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखें। पर क्या हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज ये सब अच्छे दिखने के लिए ही है? जब जिंदगी में कोई भी बीमारी आए सबसे पहले हमको ख्याल आता है कि क्यों हुआ ये, और शायद इसका आंसर आपके डाइट में हो। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो खाना आप रोज़ खाते हैं, जिस तरह से आप ज़िंदगी जीते हैं, कितना सोते हैं, दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं, मोबिलिटी आपकी क्या है, क्या ये सब आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं? आज द देवकी शो में हम एक हिंदी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ओबेसिटी के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर निमिष बामटा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सो मच। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बाल के डॉक्टर के पास जाओ, उनके सिर पे बाल नहीं है पर वो आपको बाल उगाने की बात करते हैं। तो ओबेसिटी के लिए भी जिन डॉक्टर्स के पास जाएं वो इतने ही फिट दिखते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि आप कैसे फिट रहते हैं। पर मेरा एक सूत्र है कि एक्सक्यूजेस डोंट बर्न कैलोरीज। मेरे एक्सक्यूजेस नहीं है कैलोरी बर्निंग में। मैं कोई भी कंट्री में हूँ, कोई भी सिटी में हूँ, मैं कैलोरी बर्निंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरे पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू बर्न कैलोरीज। फिर ऐसा बोलते हैं कि 70% इज़ फूड एंड 30% इज़ एक्सरसाइज। पर जो बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है, ऑक्यूपेशन मतलब उनका बिजनेस, स्टडी, घर की जिम्मेदारी, मनी हाँ मनी, राइट, प्रायोरिटी हेल्थ नहीं है,
उनके लिए मोबिलिटी, फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है। मैं कैलोरी बर्निंग में और फिर मैं एक्सपेरिमेंट्स भी करता हूँ, मतलब एक ही तरह की एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करता हूँ। मैं टाइम बाय टाइम एक्सरसाइज का टाइम, मॉड्यूल, पैटर्न, जगह चेंज कर देता हूँ ताकि बॉडी को सरप्राइज मिले। हाँ, नया 9 दिन, ऐसा कहावत है, बॉडी अडेप्ट कर लेता है। लोग चलते हैं फिर भी ओवरवेट, जिम कर रहे हैं फिर भी ओवरवेट नहीं है तो हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, तो बॉडी को सरप्राइजेस, बॉडी रिएक्ट्स टू सरप्राइजेस। कुछ नया किया, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। तो मैं इस तरह के R&D खूब करता रहता हूँ। सो दिस मीन्स कि आप अगर एक्सरसाइज है तो आप अपना रूटीन बदलते रहेंगे। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं तो कार्डियो में कभी साइकिलिंग करेंगे, कभी स्विमिंग करेंगे, कभी चलेंगे, कभी रनिंग करेंगे, कभी डांस करेंगे, तो ऐसे अलग अलग कंफर्ट में नहीं रहना है। एंड सेम गोज विथ योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो। जी, मसल क्वालिटी एट एनी एज अच्छी रखनी चाहिए। हम ये टॉपिक पे आज बोलेंगे। तो उससे भी आपकी एज, आयुष्य, आरोग्य दोनों अच्छा रहता है। हमारा जोन खाली वेट लॉस नहीं है, एनी डिजीज अदर देन कैंसर खड़ा हो गया है वेट ओबेसिटी के साथ, उसमें से हमारी पूरी टीम है जो पेशेंट को धीरे धीरे वो डिजीज, डेली मेडिसिन, वो पेन, वो फिजिकल कंप्लेन में से धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और फिर उनको एक अच्छी दिशा दे देते हैं, इजी टू फॉलो। हाँ, इतना हार्डकोर डाइट एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, जो अपने बिजी शेड्यूल में इजीली फॉलो किया जाए, ऐसा हम शेड्यूल बना के दे देते हैं तो लोग भी फिट रहते हैं। अब ये जो पूरा मामला है ओबेसिटी का, उसमें थोड़ा सा डीपर कॉन्वर्सेशन करते हैं। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है? ये ग्लोबेसिटी है, हिंदुस्तान नहीं है। हमारा टारगेट ऑडियंस भी हिंदुस्तान नहीं है। हमने आप भी और मैं भी प्योर गुजराती है। पर अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं। मैंने आपको रिक्वेस्ट की, इंसिस्ट किया, क्योंकि ये मामला इंडिया तक नहीं है, ग्लोबली, ऑस्ट्रेलिया, USA, हमारे यहाँ सब ओबेज हो रहे हैं। जो ओबेज नहीं हो रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। आप ओबेसिटी छोड़ दो ना, पतले लोगों को भी तो हार्ट अटैक होता है, पतले लोगों को डायबिटीज, BP आ जाता है। यंगर जनरेशन में भी हो रहा है। अरे एकदम चाइल्डहुड ओबेसिटी बात करेंगे आज हम। हाँ, 10th की एग्जाम अभी बोर्ड की गई, ऑलमोस्ट 115 बच्चों ने डायबिटीज टाइप 2 BP की गोलियों के साथ हमारे पेशेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम बोर्ड की दी। आपके पेशेंट्स में 115 बच्चों ने इस मेडिसिन के साथ एग्जाम दी बोर्ड की? जी, जो 10वीं कक्षा की एग्जाम दे रहे हैं और उनको BP है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है। ये कैसे होता है इन बच्चों में? क्यों होता है? जीन्स एक तो, फास्ट लाइफ। हाँ, ये फास्ट लाइफ क्या होता है, थोड़ा सा खुल के बताइए। मतलब देखो ना, स्क्रीन, हाँ, आउटडोर गेम्स बंद हो गई है, ये एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्विगी, जोमेटो, हाँ, रोज रोटी सब्जी अच्छी लगती नहीं है। तो ये सब इसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ऑल फास्ट फूड, ऑल पैकेज्ड फूड, या एकदम अंदर जाके हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब घर का खाना नहीं खाने का प्रॉब्लम। हाँ, बाहर से भी कुछ हेल्दी तो हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हमारे पेशेंट है जो बड़े हैं, जो PG में रहते हैं, या कपल है जो दोनों जॉब कर रहे हैं, घर पे कुकिंग पॉसिबल नहीं है, रात को 9-10 बजे जॉब से वापस आते हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप बाहर का खा रहे हो तो उसका कुछ उसको आपको नॉर्म्स करना पड़ेगा कि इतना फ्रीक्वेंटली हो, आगे पीछे का मील ऐसा हो, अदरवाइज ये डिसिप्लिन चाहिए होता है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर मतलब आप कौन सी जगह से खाना मंगा रहे हैं, किस तरह का खाना मंगा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली बाहर से खा रहे हैं। खिचड़ी मंगा लो, हाँ, नहीं, पिज्जा भी खा लो, पर पिज्जा अभी खाया है, फिर सुबह भी आप ब्रेड बटर खाओगे तो फिर हेल्थ इश्यू खड़े होने वाले ही है। सो यू नॉट सेइंग कि आपको जो पसंद है वो खाना मत खाओ, यू आर सेइंग कि आप सोच समझ के चूज करो कि आप क्या खाओ, बाहर खाओ, जंक फूड खाओ, नो वरीज, पर कुछ डिसिप्लिन तो रखो। ये डॉक्टर अमेजिंग है, बोले तू जो खा रहा है खाओ, पर उसका फ्रीक्वेंसी, हाँ, उसका पोर्शन कंट्रोल, बर्निंग, मैंने बोला ना, बर्निंग पहले चालू कर दो, यू कैन नॉट रेजिस्ट। हम दोनों अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर अभी यहाँ खत्म होके कहीं बाहर होटल में खाने गए तो कितना कॉन्शियसली करेंगे, कितना हम ध्यान रख के खाएंगे। हाँ, तो कैलोरी ये फास्ट लाइफ में रेजिस्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है आजकल सबको।
तो बर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना तो चाहिए। बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि एक तो वो बैठे बैठे स्क्रीन टाइम उनका वेस्ट करते हैं, इस तरह का खाना खाते हैं। व्हाट एल्स? जीन्स, थोड़े जीन्स है, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना। हाँ, सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, उठ के भागा दौड़ी में फटाफट, मम्मियाँ भी बिजी और बच्चे को स्कूल भेज दिया। स्कूल के मील्स है, ये भी एक सीरियस टॉपिक है। स्कूल के बाहर का, स्कूल में ही फूड मिलता है। अभी वो लोग न्यूट्रिशियस देते हैं, डाइटिशियंस रखते हैं, पर फुल मील होता है। तो कुछ ब्रेकफास्ट दिया, 12 साढ़े 12 बजे लंच किया, 3-4 बजे घर पे आके वो घर का खाना खाएगा। फिर शाम को 5-6 बजे कुछ स्नैक्स करेगा, बॉर्नविटा वाला दूध दे दिया मम्मी ने, और फिर वापस रात को खाएगा। तो 7-8 बार इतनी डेंस कैलोरी जाएगी तो बॉडी कैसे जलाएगा? फिर उसको स्टोर ही हो जाएगी ना। तो अभी कोई एज बार नहीं है, हमारे 9 to 90 ईयर्स के पेशेंट है। 9 years to 90 years के हाँ, पेशेंट। यहाँ तक के पेशेंट है। और हम कोई भी हेल्थ चैलेंज खड़ा हो गया है अदर देन कैंसर, उसमें रिट्राइव करने की पूरी कोशिश करते हैं। 26 साल से कर रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं, आउटकम अच्छा आता है। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तो आपको। बहुत सारे मिथ्स हैं ये डाइट को लेके। जी, सबसे पहले तो कौन कौन सी चीजें जो हम जानते हैं उसमें से आप बोल दोगे कि इतनी 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 जो तुम बात करने वाली हो ना देव की, वो निकाल दो बात में से, क्योंकि वो सब बकवास है। तो क्या क्या ऐसा है जो बकवास है? नहीं, डाइट की बात करते हैं, चलो ना। तो एक तो अभी जो चल रहा है, आप रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, व्हीट एंड राइस। ग्लूटेन, एंटी ग्लूटेन कॉन्वर्सेशन। चलो ग्लूटेन पे बात करते हैं कि रोटी चावल पे बात करते हैं? नहीं, जी ठीक है, रोटी चावल। हाँ, तो रोटी चावल छोड़ दो, एक चल रहा है। गेहूं छोड़ दो, हाँ, चावल छोड़ दो, हाँ, फैट करता है। दूसरा चल रहा है खाली सैलेड्स खाओ, खाली स्प्राउट्स खाओ, खाली फ्रूट डिश खा लो, वाटरमेलन का सीजन है, खाली प्रोटीन खाओ। हाँ, खाली प्रोटीन खाओ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। हाँ, अतिशय वज्रते, मतलब वो तो फिर अति सर्वत्र वज्रते। जी, एकदम। तो ये सब, हाँ, तो एकदम ये फूड छोड़ देना, फूड रिप्लेस कर देना। हाँ, अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़ के खाली स्प्राउट्स, खाली सैलेड्स, खाली फ्रूट, खाली प्रोटीन। सो खाली एक तरह का डाइट नहीं, ये मीथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन नॉट सस्टेन। आप बाद में तो जो घर पे है या बाहर अवेलेबल है वही, लास्ट में तो वही खाने वाले हो ना। और आप बोर भी हो जाओगे ना बहुत जल्दी। यस, और फिर ये आप लाइफ टाइम मेंटेन नहीं कर पाओगे। जी, और मेटाबॉलिज्म एडप्ट्स एवरीथिंग देवकी जी, मेटाबॉलिज्म एडप्ट एवरीथिंग। आप 7 दिन उपवास करोगे, फिर 8 पानी पे किया, 9 दिन नवरात्रि की, अभी ये रमजान गया या जैन में अभी चालू होंगे, तो फिर बॉडी को आदत हो जाती है थोड़े दिन में। फिर जैसे वापस रूटीन पे आते हैं, जो डाइट कर रहे हैं वो वापस तो लास्ट में तो वही खाने वाले हैं ना जो अवेलेबल है, घर पे बन रहा है। कब तक आप डाइट पे जिएंगे? फिर ये पाउडर्स आ रहे हैं आजकल, आप जो मीत बोल रहे हैं कि ये नाम बोलूं तो हर्बल पाउडर्स आ रहे हैं, बस आप पियो, खाना छोड़ दो, मील रिप्लेसमेंट। हाँ, ये सप्लीमेंट खा लो, ये गोली खा लो, ये पाउडर खा लो, और आप दुबली हो जाओगे। कैसे हो सकता है? 5 उंगली सेम नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग है, उसके मेटाबॉलिज्म अलग है, तो उसके मतलब हार्मोन। स्टेपल डाइट टू एवरीबॉडी जो होता है वो नहीं, एक तरह का डाइट, फिर वो कोई भी तरह का हो, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबको लागू नहीं हो सकता है ना। हर एक का बॉडी, हर एक का जीन्स, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स अलग अलग है, तो उसको कस्टमाइज होना चाहिए ना। इवन इफ अगर बोला कि ये 5 तरह के डब्बे हैं, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, फिर भी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं, आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में जाके क्या कर रहा है वो, ये सब देखना चाहिए। उसका कोई एक्सपर्ट उसका एनालिसिस करे, टाइम बाय टाइम उसका रिव्यू हो। ये बॉडी बिल्डर्स जो एकदम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन अमृत है, मतलब आपको अच्छा रखेगा, पर 60% मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 60% पीपल आर नॉट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। फिर वो अंदर जाके किडनी में, लीवर में डैमेज करते हैं। हाँ, काफी बॉडी बिल्डर्स हमारे पेशेंट है, मिस्टर गुजरात हमारे पेशेंट है, जो बाद में किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, हार्ट तक पहुंच जाता है ना। तो ऐसे नहीं, आप रूटीन फूड में आपकी बॉडी की टेंडेंसी डाइजेशन के मुताबिक प्लस माइनस करते जाओ, और वो जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इजीली आप जान सकते हैं ना। हम तो हमारे पेशेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि आपके जीन्स में कौन से डिजीज है, उसके रिपोर्ट्स करवाओ, आप प्रोटीन का टेस्ट करा लो, सीरम प्रोटीन, यूरिक एसिड करा लो, हाँ, आपका एवरेज ग्लूकोज निकलवा दो, आपका कोलेस्ट्रॉल निकलवा दो। अकॉर्डिंगली फिर आप फैट खाना है या आपको प्रोटीन खाना है, आपको ग्लूकोज खाना है, वो अकॉर्डिंगली सेट करना चाहिए।
और वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा, वही Obviously. इंसान इन डिफरेंट एज ग्रुप भी अलग अलग होगा, ऑब्वियसली और मेल फीमेल हो तो भी अलग अलग होगा, हाँ एकदम एकदम हर और एक का अगर कोई डिजीजेस उनको है तो वो भी तो अलग होगा। हाँ एकदम डिजीज वाला व्यक्ति एकदम जिम करने लगेगा, एकदम प्रोटीन लेने लगेगा तो तकलीफ हो जाएगी ऐसी ना। रील्स आती हैं जिसमें बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं, वो पुशअप्स कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, और उसको देख के हम अपने घर वाले जो हैं अडल्ट्स उनको बोलते हैं कि देखो देखो ये भी 70 साल की महिला हैं, वो कितने अच्छे पुशअप्स कर रही हैं, और आप देखो खड़े होने में आपको ऐसे झूले से खड़े होने में 2 मिनट लगते हैं आपको, या फ़ोन उठाने में इतना टाइम लगता है। क्या ये जो रील देख के लोग जो एग्जाम्पल्स देते हैं या खुद के अंदर भी वो जो अडेप्ट करते हैं वो सही है? नहीं मतलब देखो जो कर रहे हैं तभी रील डालेंगे, 70 ईयर में करना वो बड़ा अचीवमेंट है, उनका अचीवमेंट है, पर क्या वो आपके कितने घर सालों से के- कर रहे हाँ, हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं कब से। तो अगर अपने घर में मतलब हमारे 70-75 ईयर ओल्ड भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कौन से लेवल की उनको करनी चाहिए, अभी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उनको क्या करना चाहिए, वो हम स्लोली स्लोली उनको धीरे धीरे कराते जाते हैं। हमारा खुद के पर जिम ओवरनाइट कुछ भी ट्राई मत करो। नेवर 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 एकदम कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम डाइट एकदम एक्सरसाइज एकदम नहीं करना अब चाहिए। लेट्स गो इन द फर्दर डिटेल ऑफ डाइट। परफेक्ट कीटो डाइट, राइट, हाँ अच्छा है। मैंने करण जौहर को एक शो में बोलते हुए सुना था, अरे मैंने बहुत कीटो डाइट किया, कुछ काम नहीं किया मेरे ऊपर। बराबर फिर करण जौहर वापस बड़े हो गए, अभी तो इतने थिन हो गए हैं कि मुझे शर्म आएगी बाजू में खड़े होते हुए। हाँ, तो- कि मतलब एक बड़ा सा हेड और छोटा सा बॉडी ऐसा लग रहे हैं। तो पर क्या है कीटो क्या है, कीटो और मतलब देखो सही अनकोड है कर रहे नहीं? हैं कीटो को, तो कीटोन्स पे बॉडी रन करना है, यानी आपको बॉडी को ग्लूकोज नहीं देना है। ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देनी है। हमारे सब फूड में कार्ब्स है ना, ज्यादातर फूड में कार्ब्स है, जैसे fruit में रोटी, चावल, हाँ आलू, सब सब ब्रेड। सब हाँ सब फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, हाँ। तो वो कार्ब्स इज अल्टीमेटली ग्लूकोज। कीटो में ग्लूकोज पे नहीं कीटोन्स पे बॉडी रन करनी है, तो आपको एक्सेस फैट देना है, एक्सेस प्रोटीन देना है। तो वेजिटेरियन लोग जो दालें बोलते हैं हम गुजरात में कठोड़, पल्सिस, लेग्यूम्स नहीं खा सकते हैं कीटो में, उनको खाली फैट खाना है, खाली प्रोटीन खाना है। कब तक खा पाएंगे? नॉन वेजिटेरियन तो थोड़ा लंबा कर सकते हैं, कोई कायम तो Alternate नहीं है कर उनके सकता पास। है, हाँ कोई कायम नहीं कर सकता है, और फिर हार्ट डिजीज खड़े होने के चांसेस हो जाते हैं ना। आप एक्सेस फैट खाते जाओगे, एक्सेस प्रोटीन खाते जाओगे, ये प्रोटीन खाने के बावजूद फिर मसल लॉस भी होता है कीटो में, क्योंकि एकदम वेट लॉस हो जाता है। ये टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मसल। जी। तो कीटो डाइट एडवाइजेबल नहीं है, फायदा जबरदस्त करता है, आपका जोरदार वेट लॉस कराएगा, बिकॉज आप ग्लूकोज नहीं दे रहे हो बॉडी को, तो फैट यूज होता जाएगा एज ए एनर्जी। बॉडी को तो सर्वाइव करना है ना, आप उपवास करोगे तो मर थोड़े जाओगे, बॉडी सर्वाइव करेगा अंदर का खा के। इसलिए हर धर्म में उपवास आता है कि कुछ दिन फास्ट रखो, तो बॉडी में जो जमा हो गया है, हमने बर्न नहीं किया है, खुद ने बर्न नहीं किया है या बॉडी ने बर्न नहीं किया है, तो वो यूज हो जाए। तो कीटो में सस्टेनेबल नहीं है, कोई लंबे अरसे तक नहीं कर सकता है। और मैंने बताया ऐसा मेटाबॉलिज्म एडप्ट्स एवरीथिंग, वो आदी हो गया होता है नॉन ग्लूकोज आइटम का, फिर जैसे ग्लूकोज खाना शुरू करते हैं बॉडी ओवर रिएक्ट करता है, गलत सलत जगह पे फैट जमा होना, बॉडी को पार्टी हो जाती है कि हाँ ये तो एकदम, कब और फिर कितने उसको टाइम से नहीं स्टोर दिया था। करने लगता है, और डेंजरस फिर हेल्थ इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो एनी काइंड ऑफ डाइट, जो आपको ऐसा डाइट करना चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग कर पाओ। आपने गेहूं छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया, देन छोड़ दो लाइफ टाइम। आप स्प्राउट पे, सैलेड पे चढ़। जैसे लोग कहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी, जॉन इब्राहिम हैज बीन सेइंग कि मैंने 30 साल से शुगर छुआ ही नहीं, खाया ही नहीं मैंने, बराबर, बिकॉज वो कहते हैं कि जो भी सफ़ेद है वो सब तुम्हारे बॉडी के लिए बुरा है। वो तुम शक्कर की बात कर लो, तुम सॉल्ट की बात कर लो, बाकी सारी चीज़ें भी हैं उसको छोड़ देते हैं अपन, पर ये सेइंग जो भी सफ़ेद है वो तुम्हारे बॉडी के लिए बुरा है। आप कितना मानते हैं इसमें? नहीं सही है ना, उसका एक्सरसाइज का लेवल, उसका मसल मास, और वो तो वेजिटेरियन भी है पारसी होते हुए। उसका ट्रेनिंग, वो उसको चलेगा, वो करेगा, क्योंकि वो उसका लाइफ ही है ना ये। जब कॉमन मैन का ये लाइफ नहीं है, फिजिकल उसका लाइफ नहीं है, वो वो उसका कितने आवर्स का वर्कआउट है वो हमको देखना चाहिए कि ये 4-5 घंटा करता होगा वो एक्सरसाइज रोज सुबह शाम या मिला के इंटेंस कर रहा होगा, तो उसके लिए सब चलेगा। हम कॉमन मैन है, हम रूटीन में सब कुछ खाने वाले हैं, हमको रूटीन में ही अच्छा अच्छा डिसिप्लिन करके थोड़े थोड़े इजी टू डू चेंजेस करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ग्लूटेन फ्री डाइट।
हाँ, नहीं, हम वही खा के पैदा हुए हैं। चलो अपने ग्लूटेन को समझते हैं। व्हाट इज ग्लूटेन? ग्लूटेन इज अ प्रोटीन विच इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, जैसे व्हीट गेहूं, बार्ली मतलब जौ, राई, इस सब में ग्लूटेन है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट सारी, फिर उसमें पास्ता आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, ब्रेड आ गई, इस सब में ग्लूटेन है। तो ग्लूटेन इज अ प्रोटीन इन दिस ग्रेन। जो रोटी वगैरह हम बनाते हैं उसका जो शेप आ जाता है वो ग्लूटेन के माध्यम से आता थोड़ा है। जब फूलता है हाँ, उसमें और वो काम शेप आ जाता है ना। कुछ अपने जो मिलेट्स वगैरह खाते हैं तो वो टूट जाती है, उसको राउंड शेप करना दिक्कत हो जाता है। ये ग्लूटेन बाइंडिंग में हेल्प करता है। जिसको ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसी को छोड़ना चाहिए। TTGIGA, ट्रांस टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज IgA नाम का एक टेस्ट होता है। TTGIGA, TTGIGA। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, थोड़ा कॉस्टली है। अगर वो पॉजिटिव है मतलब आपका बॉडी को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और माइक्रो जाए, कॉमन मैन को समझ आए, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी अंतड़िया, उसके अंदर जाके ये ग्लूटेन उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो ग्लूटेन जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको पहले डायरिया हो जाएगा बारी बारी, उसको गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, ब्लोटिंग हो जाएगा, गैस एसिडिटी होगी, स्वेलिंग हो जाएगा, ज़्यादा खाता रहा तो स्किन डिजीज तक पहुंच सकता है। ये ग्लूटेन के प्रॉब्लम से, पर जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे बायोप्सी भी होती है, एंडोस्कोपी करके अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में से बायोप्सी करके भी ये ग्लूटेन टॉलरेंट हो कि नहीं हो वो देखा जा सकता है। और ये ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है। जी, हमको कोई जरूरत नहीं है ग्लूटेन फ्री खाने की। हम पैदा ही से ही ग्लूटेन खा रहे हैं। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां ग्लूटेन ही खा रही है। कॉमन मैन को कोई ग्लूटेन फ्री की जरूरत नहीं है। Unless and until there is a disease हाँ, that बाकी tells क्या you. ग्लूटेन फ्री खाने का। चलो ग्लूटेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, जॉन अब्राहम का आपने बताया, मतलब वो ग्लूकोज, ही इज अवॉइडिंग ग्लूकोज। हाँ, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं व्हाइट चीजें नहीं खा रहा हूँ, मतलब सुपरफिशियल ऊपर का ग्लूकोज नहीं खा रहा है। बाकी वो कोई भी व्हाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस खाएगा तो भी उसका ग्लूकोज तो बनने वाला है ना। आप ओट्स खाओगे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, उसका ग्लूकोज तो बनने वाला है। तो ये ग्लूटेन की जो व्हीट वगैरह है उसका ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो वैसे तो बाजरी वगैरह में भी ज्यादा होता है जिसमें ग्लूटेन नहीं है, तो वो फैट कर सकता है अगर एक्सेस खाया तो। बाकी कॉमन मैन को ग्लूटेन फ्री खाने का कोई मतलब नहीं है। हम एडप्ट कर रहे हैं, हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है। आप सिंपल पोर्शन में टाइम पे ध्यान करो, क्वांटिटी पे। हाँ, वो करो। ग्लूटेन फ्री कॉमन मैन के लिए नहीं है और वो अवॉइड करने का मतलब भी नहीं है। ओके। इंटरमिटेंट, हाँ, इंटरमिटेंट आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो सालों से होता था। रिलीजन में भी है, सोमवार कर लो, गुरुवार कर लो, शनिवार कर लो। बहुत सारे लोग करते हैं रूटीन फास्टिंग हो गया कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऑटोमेटिकली आपका फास्टिंग हो गया, जो रिलीजन में ही दिया हुआ है आपको। जी, जैन में, जैनिज्म में है। हाँ, जैन में चौवियार और नौकासी। बिल्कुल, चौवियार यानी संध्या टाइम में आप खा 4 लो। बजे, हाँ, और सनसेट के बाद, सनसेट के बाद मत खाओ। हाँ, बस। और फिर नौकासी मतलब थोड़ा सूर्य उदय हो जाए उसके कुछ घंटे के बाद तो ऑटोमेटिक 14-16 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका क्वेश्चन था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्ट, तो बॉडी को अंदर का यूज करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। अच्छा है। हाँ, फैट लॉस कराता है, ग्लूकोज शुगर वाले पेशेंट्स को फायदा करता है। तो चलो हम साइड इफेक्ट्स की बात कर ले। फायदा तो यूज कर रहे हैं, हमारे सुनने वाले हमारे भी कई इंटरमिटेंट कर रहे होंगे। करेक्ट। पर कितने घंटे तक का इंटरमिटेंट? 16 घंटे का 8 आवर्स विंडो, जिसमें आपको जो खाना है सो खा लो और बाकी के 16 घंटे आप भूखे रहो। तो वो 8 घंटे में फिर आदमी कुछ भी खा सकता है। हाँ, सब खाते हैं मस्त मस्त खाते हैं एकदम। और फिर वो कैलोरी डिपॉजिट हो जाती है। देखो, चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कीटो में प्रोटीन खाने के बावजूद मसल लॉस हो सकता है, ऐसा इंटरमिटेंट में मसल लॉस हो सकता है। अब बोन्स के लिए हमको कैल्शियम चाहिए, मसल के लिए प्रोटीन चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो ओवर फास्टिंग ब्रेन सेल डैमेज कर सकता है, आपकी याददाश्त पे असर हो सकती है। हमारे कई पेशेंट है जिसको इसके बाद फिर साइड इफेक्ट्स भी होती है। तो वो मेडिकल नीड है या आपका डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं आ रहा है या आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है या ऐसा कुछ मेडिकल नीड है तो इंटरमिटेंट करना चाहिए। इंटरमिटेंट 10-12 साल से प्रचलित है। अभी जो इंटरमिटेंट से जिन्होंने अच्छे रिजल्ट लिए थे, बॉडी तो फिर यूज टू हो जाएगा ना। कोई फास्ट
आपको लगातार वेट लॉस नहीं करा सकता है। मतलब 9 दिन की नवरात्रि पानी पे करोगे, 8 दिन का 28 आप वार्म लिक्विड पे करोगे तो 8 दिन या 9 दिन वजन नहीं उतरेगा, 5-6 दिन उतरेगा, फिर 9 दिन की नवरात्रि में लास्ट के 3-4 दिन तो पानी पे भी आप जैसा वजन है वहीं पे रहने वाले हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज है, मतलब फास्ट तो ब्रह्मास्त्र है। आप उपवास करोगे तो काफी बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए हर एक फास्ट प्रचलित है हर एक रिलीजन में भी। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग सुपरविजन में जरूरत है तभी यूज करना चाहिए। देखो आप 20-40-50 किलो वेट लॉस करना है तो उसको यूटिलाइज मत करो। कोई बंदा 90-100 किलो का है, वो इंटरमिटेंट करेगा तो 100 से 95 आ जाएगा, फिर थोड़ा है वो 65 होने वाला है, 70 होने वाला है, फिर इंटरमिटेंट में भी वेट लॉस नहीं हो पाता है, फिर उसने वो वेपन भी तो वेस्ट कर दिया। तो इंटरमीडिएट जो शॉक दे सकता था आपकी बॉडी को। आपका अगर आपका रूटीन लाइफ के मेंटेनेंस में अगर हफ्ते में 2-3 बार कोई फास्ट करता है तो उसके लिए एक अच्छा बार है। कर लिया तो अच्छा है। बाकी इंटरमिटेंट अच्छी चीज है, फास्ट ही अच्छी चीज है, पर ऐसे छोटे छोटे 2-4-5-10 किलो के लिए इतना बड़ा वेपन यूज नहीं करना चाहिए। आपकी एज बढ़ गई है, हमारे पेशेंट्स जो फिजिकली एक्टिव ही नहीं है जी, वो जो चल फिर ही नहीं पाते हैं, घुटने चले गए, हार्ट खराब हो गया, स्पाइन खराब हो गई, स्वेलिंग हो गया, किडनी डिजीज है, फिर उनको कराओ ये सब फास्ट। जो फिजिकली एक्टिव है फिर भले कितने भी किलो का है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लास्ट का 5 किलो अगर नहीं जा रहा है तो यूटिलाइज करना चाहिए। ये जो हमारे सुनने वाले हैं उसमें इनिशियली इंटरमिटेंट उनको नहीं करना चाहिए। उनको अगर प्रोजेक्ट है कि मेरे को 30 किलो 100 से 70 करना है, 100 से 80 करना है, तो उनको इनिशियली इंटरमिटेंट नहीं करना चाहिए, वो एंड में आना चाहिए। हाँ लास्ट में अगर So that's नहीं, not your first choice, that should be your last choice. हाँ बिकॉज वरना फिर आपका एक ही थियरी से तो नहीं उतरेगा ना टोटल। या फिर चलो आप ओबेसिटी छोड़ दो, कोई डिजीज भी तो एक चीज से पूरा नहीं जाएगा ना, तो वो ये इनिशियली यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा है पर तो मान लेते हैं कि कोई ओबीस ऑडियंस जो है वो अभी सुन रहे हैं ये बात, ठीक है। ओबेसिटी किसको बोलेंगे, क्या है ओबेसिटी, मतलब कौन सा इंसान ओबीस कहलाएगा? जिसके बॉडी में एक तो देखो पहले वैसे जो वेट के नंबर पे लोग जो आजकल लग पड़े हैं, हाँ। कि मेरा वजन ज्यादा है, मेरे को केजी में कम करना है, पर आपका मसल मास अच्छा है, आप हट्टे कट्टे हो, फैट का परसेंटेज कितना है अकॉर्डिंगली होता है। बीएमआई जो बोले तो 18.5 से 25 तक नॉर्मल है, 25 के ऊपर थोड़ा थोड़ा ओवरवेट हो गया, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30+, ये सब जानते हैं, गूगल में भी लिखा है। पर आपका वेट आपको हेल्थ चैलेंजेस खड़ा कर रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आपका पेट बाहर निकल गया है और आप ऐसे ही जी रहे हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। हाँ वो माँ है, फिर उसके बच्चे 5-7 आ जाएंगे, मतलब बीपी वजन शुगर बढ़ेगा, मतलब कोई भी बीमारी सीधी आपको घर पे आ जाएगी। हाँ और एक चीज नहीं होगी तो भी आ जाएगी। हाँ आ सकती है, और जेनेटिक डिजीज तो आ ही जाएंगे अगर आपके ओबेसिटी हेरिडिटरी में है। हाँ ओबेसिटी रन्स इन फैमिली, दादा उसके फिर पापा बच्चे सब ओबेस होने लगते हैं। तो अगर ओबेस है कोई व्यक्ति तो उसको कुछ एक्शंस तो लेने चाहिए, वरना फिर वो ओबेसिटी के साथ पेरेंट्स के हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, थायराइड, फिर वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो वेट ज़्यादा है, आपका पेट ज़्यादा है, तो आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, उसी को लेके लाइफ आगे नहीं ले जानी चाहिए, वरना फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ओबेसिटी इज कि आप अभी जो प्रॉपर शेप जो है उसमें से जैसे ही डी शेप होते हैं आपको पता चलना चाहिए। आपके कपड़े आपको फिट होने में हाँ जी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बोल रहे हैं मैं नहीं फिट हो रहा हूँ, वो शर्ट के बटन जो है वो ऐसे खींच रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई मसल गेन करेगा उसका भी खींचेगा। हाँ तो we'll come back to that। तो मान लीजिए कि ओबीस इंसान है, अब उसके लिए आप बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कीटो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वर्क करता हो। ग्लूटेन तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको उस पर जाना ही नहीं चाहिए। तो ओबीस इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बॉडी को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वाई यू आर ओबेस। आपसे ज़्यादा खाने वाला आपका कलीग, आपका ब्रदर, आपका फ्रेंड आपसे डबल खा रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई लोग हैं जो बेचारे कम खाते हैं, हमारे पेशेंट, मेरे को पूरा पेन है उनका कि बेचारे रियली कम खाते हैं पर वेट तो उनका ज़्यादा ही ज़्यादा रहता है।
और कोई लोग होते हैं जो जबरदस्त खाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है टाइम का, क्वांटिटी का, वो सूखे के सूखे रहते हैं, पतले के पतले रहते हैं, उनके जीन्स ऐसे होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं। तो या कभी हमको कभी कोई बीमारी भी होती है जैसे थायराइड या ऐसा कुछ, हाँ जिसमें वजन आपका हाँ, तो हमको बॉडी को समझना चाहिए कि ये फैट बढ़ने की वजह तो समझो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म माने डाइजेशन। जी तो वो मेटाबॉलिज्म आपका इस तरह का है कि बॉडी फैट को स्टोर कर रही है। उसके पीछे कई हार्मोन्स होते हैं, लोग खाली थायराइड देखते हैं, थायराइड के अलावा कॉर्टिसोल ज्यादा हो तो भी तो स्टोर हाँ, करेगा। इंसुलिन का डिस्टर्बेंस, ग्रोथ हार्मोन का डिस्टर्बेंस, ऐसे तो बोलेंगे तो पूरा नहीं नहीं, बोलिए बोलिए आप मतलब काफी सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह का कर देते हैं कि एक बंदा खाएगा तो पतला रहेगा, आप खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। तो पहले कॉज सर्च करना चाहिए, फिर दूसरा क्या सर्च करना चाहिए कि ये जो आपने 10, 20, 30, 50, 60 किलो जमा कर दिया है जरूरत से ज़्यादा, वो कहाँ कहाँ जमा हो गया है। आपके लीवर में हुआ है, आपकी कोलेस्ट्रॉल हार्ट में गया है, आपके गॉल ब्लैडर तक गया है, आपका शुगर बढ़ा है, आपके ओवरीज में गया है। ये भी देखना चाहिए कि ये बढ़ रहा है तो इसका रीज़न जीन्स है, लो मेटाबॉलिज्म है, हार्मोन्स खराब है, या लाइफस्टाइल खराब है। जी। ये चार में से चारों या 1, 2, 3 चीज़ों का एरर होगा तभी बंदा ओवरवेट होगा। फिर से बताऊं तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स जो आपको जीनेटिकली मिले हैं, और खुद आप भी जिम्मेदार हो आपकी लाइफस्टाइल। आप कुछ लगातार नहीं कर रहे हो, कर देते हो फिर छोड़ देते हो, कंसिस्टेंट आप आपके वेट लॉस के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो ये सब मिलजुल के वेट बढ़ता है। तो उनको पहले आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उसको रीज़न सर्च करना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ गलत जगह पे ये फैट जमा हो गई है, कल उठ के कौन सी बीमारी खड़ी हो सकती है। So ideally, if you're obese, you should not do anything without asking a specialist. हाँ, मतलब ऐसे खुद नहीं खुद आप मत करो कुछ। नहीं, मतलब एक फिजिकल चालू कर दो, उसके लिए किसी को मिलने का जरूरत नहीं, आप चलना शुरू कर दो या माइल जाके एक्सरसाइज चालू कर दो, फिर जिम करो या जो करना आपको जो मजा आए, डांस करो, स्विमिंग करो, स्पोर्ट्स करो, कोई फिजिकल एक्टिविटी सबको करनी चाहिए। वेट है कि नहीं है सेकेंडरी है, जी तभी ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे ना, अंदर की सिस्टम अच्छी रहेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी की सबको करनी चाहिए। पर अगर ज़्यादा वेट है, मतलब 5-10 किलो के लिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को नहीं संपर्क करना चाहिए। आपका 75 kg वेट है, मेरे जा रहे हैं 65 करना है, नहीं करना चाहिए। आप परमानेंट करो, क्योंकि बारी बारी वेट लॉस से खतरनाक साइड इफेक्ट होती है। ओके। हाँ, आप रिपीटेडली वेट लॉस करोगे, मतलब किसी का 75 होता है, फिर वो वापस 65 पे जाते हैं, फिर वापस 75 पे जाते हैं, वापस 65 पे जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। नॉट एट ऑल गुड थिंग। जहाँ पे हो वहाँ पे रहो। हाँ, ओवरवेट हो तो Maintain ओवरवेट करो। रहो, पर पतले होके वापस बढ़ रहे हो, अगर 2-3 बार करोगे मेटाबॉलिज्म एकदम खराब हो जाएगा। गोल ब्लैडर पूरा खराब हो जाता है मैडम, एकदम गोल ब्लैडर खराब हो जाता है, क्योंकि फैटी लीवर लेके घूमते हैं। हाँ, ये टॉपिक पे अपने डीप डिस्कशन करना चाहिए, फैटी लीवर पे, जी। जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं आजकल डॉक्टर्स एंड लोग सब। जी तो ये जब फैट लॉस किया तो सब जगह से जाएगा ना आपके बॉडी में, फायदा होगा। वेट लॉस से फायदा होता है, कई डिजीज, जॉइंट्स पेन, काफ़ी फायदा हो सकता है। इवन कंसीव नहीं हो रहा है वेट लॉस करते हैं, पीरियड डिस्टर्ब है वेट लॉस करते हैं, तो फायदा होता है। पर वो लीवर का फिर पिघल के गोल ब्लैडर में ही जाएगा। तो बारी बारी वजन कम किया बढ़ाया, कम किया बढ़ाया, गोल ब्लैडर में कैलकुलस जो कोलेस्ट्रॉल होता है लीवर का वहाँ चला जाता है, फिर पूरा गोल ब्लैडर निकालना पड़ता है। तो आप वेट लॉस कर रहे हो तो एक प्रोजेक्ट बना के परमानेंट करो। हाँ, आप रीगेन ना हो ऐसा वेट लॉस करना चाहिए, अदरवाइज फिर दुनिया में ऐसा वेट लॉस होता है जो रीगेन ना हो। डेवलप कराते हैं जो इजी टू फॉलो है, हार्डकोर डाइट, हार्डकोर एक्सरसाइजेज नहीं करना है, पर अच्छी अच्छी हैबिट डालनी है, और जो कॉज पे वर्क करना है। आपका हार्मोन डिस्टर्ब है तो उसका करेक्शन, मतलब एक यहाँ जो सुन रहे हैं उसको रिसेंटली कोई डिजीज खड़ा हो गया है, बीपी बढ़ गया है, रिसेंटली डायबिटीज आ गया है, कोलेस्ट्रॉल आ गया है, थायराइड आ गया है, पीसीओडी आ गया है, तो उसको तो संपर्क करना चाहिए। हम खाली वेट लॉस नहीं, वो डिजीज पूरा निकल जाए, उसकी दवाइयाँ अगर शुरू हो गई हो तो बंद हो जाए। सो मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो आम तौर पे देखी जाती हैं आसपास, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जिनको फूड चेंज की ज़रूरत है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? लाइफस्टाइल डिजीजेस ऑलमोस्ट सब। किस किस को लाइफस्टाइल डिजीज बोलेंगे? ये आपका बीपी बढ़ने लगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, इवन आपको शुगर आ गया, आपको पीसीओडी हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स,
हाँ, आपकी कुछ इम्यूनिटी के एरर्स भी है, स्ट्रेस भी तो एक पार्ट है ना, उससे इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, कॉर्टिसोल से काफ़ी बीमारियां खराब हो जाती, मतलब खड़ी हो जाती है। तो ऐसे सब ये सब आजकल की, इवन कैंसर भी, जैसे टोबैको से जितना कैंसर होता है ना, पैरेलली ओबेसिटी में उतनी गांठें होके फिर ट्यूमर होके कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अभी रिसेंटली बिफोर 3 days हमारा यूएस का एक पेशेंट है, ओबेस 105 लेके घूम रहे हैं, लेडी है, 43 मेनोपोज पेरी मेनोपोज की लेडी है, वो 105 लेके वो इतने साल गई, पैनक्रियाज में गांठ हुई है। अभी हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसका वीडियो डाला है, 13 तरह के कैंसर हो सकते हैं ओबेसिटी 13 में। टाइप्स ऑफ कैंसर ओबेसिटी से हो जी सकते जी हैं। जी, हम लिंक अटैच कर देंगे। ये कैंसर भी हो सकता है। ये सब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप फैट लेके घूम रहे हो, या कुछ नहीं कर रहे हो, पतले हो गए तो डिजीज के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये ओबेसिटी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे जो डिजीजेस हैं, हाँ हाँ, उसमें फूड चेंज करने से क्या फायदा हो सकता जोरदार फायदा होता है। पहले पीसीओडी उस पे बात करते हैं। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट आपको पता है क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। है? हाँ, सारे गायनेक वही देते हैं। फिर उसका कि अगर अभी 15 साल की लड़की को या अनमैरिड गर्ल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाएगी, फिर फर्टिलिटी तो कम हो जाएगी ना, फिर आईवीएफ जाना पड़ेगा। हम कॉज पे काम करते हैं कि ये पीसीओडी कौन से हार्मोन से हुआ, उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या गलतियां हैं, उसकी बॉडी में फैट कितना है, उसका स्ट्रेस कितना है, फिर उसका करेक्शन करा देते हैं। तो फिर पीसीओडी में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बगैर प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। सो पीसीओडी यानी कि औरतों के पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनका वेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ते रहते हैं, बॉडी में एक्ने होते हैं, कुछ एक्सेस हेयर हर्सुटिज्म बोलते हैं उसको जी। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आपको आपके गायनेक को बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। हाँ, और पीसीओडी में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर आपको 2-3 महीने पीरियड नहीं आ रहे, हर बार गोली खा के पीरियड ला रहे हो आप, या तो लंबे लंबे पीरियड आ रहे हैं। हाँ, और फिर नहीं, हर बार गोली खाते हैं ना, 3 महीने नहीं आया, फिर एक रेजिस्ट्रॉन मतलब एक गोली आती है हार्मोन की, जो 3 से 5 दिन लेना होता है, फिर पीरियड हफ्ते में आ जाते हैं। ये भी गलत है। आपकी फिर ओव्यूलेशन की साइकिल तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना, पिल्स से ही आप पीरियड लाओगे, या फिर गोली इतना पीरियड आया कि बंद करने की गोली खाने की, 3 महीने आया नहीं, गोली से लाया पीरियड, फिर इतना ब्लीडिंग हुआ कि बंद करने की गोली खाई, हार्मोन्स तो अंदर फिर कितने खराब हो जाएंगे, नेचुरल सिस्टम पूरी बिगड़ जाती है। तो किस तरह का खाना इस तरह के प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपका इंसुलिन की वजह से हो रहा है, आपका थायराइड की वजह से हो रहा है, उसके जो 4-5 हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, उसका कस्टमाइज अलग अलग होता है ना। इंसुलिन का है तो मैं ग्लूकोज ये पे। समझ रही हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन में हम लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि आप ABCD खाओ। हाँ, हम आपको ये क्या बता पाएंगे प्रॉब्लम कि है, आपका क्या प्रॉब्लम है वो समझो। हाँ, और ऑब्वियसली उसी के ऊपर डिसाइड करो कि क्या हाँ, खाओगे। उसके ऊपर क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। दवाई ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ लॉन्ग ना हो, स्टीरॉइड्स ना हो, ये कॉन्ट्रासेप्टिव ना हो, हार्मोनल ना हो, नेचुरली रिजोल्व हो जाए। ज्यादा दवाई खाने से भी लोग मर जाते हैं। हाँ, लाइफ बहुत स्पैन सारे कम हो side जाता effects है ना। हाँ, इस पे भी अच्छी डीप बताइए। डिस्कशन होनी चाहिए। जी बताइए। हाँ, मतलब एकदम समझो लाइफ लॉन्ग की गोली, आपको कोई स्ट्रेस आ गया हर एक के लाइफ में, उसका बीपी बढ़ गया, तो वो स्ट्रेस में थोड़े कायम रहने वाला है, वो बीपी की गोली कायम रह जाएगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? उसका बीपी बढ़ने का, शुगर बढ़ने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, थायराइड बढ़ने का, पीसीओडी होने का, उसके जॉइंट्स पेन होने का कोई रीज़न होगा ना, गैस एसिडिटी होने का कोई रीज़न होगा, तो टाइमिंग मेडिकेशन होनी चाहिए। ये जो लोग लंबे लंबे प्रिस्क्रिप्शन, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, हाँ, सालों से गोलियां खा रहे हैं, तो अंदर जाके पूरा सिस्टम हैम्पर हो जाता है, बिगड़ जाता है। हाँ, वो कॉज ऑफ डेथ है, अर्ली डेथ होती है। यूएस में रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन या ओवर प्रिस्क्रिप्शन, आप गूगल करो, 3rd मोस्ट मेजर कॉज ऑफ अर्ली डेथ का रीजन ओवर मेडिकेशंस है। पॉलीफार्मेसी बोलते हैं हाँ इसको। अब 5 गोलियां लगातार एक साथ सालों तक खाते हो, पॉलीफार्मेसी मतलब काफ़ी सारी गोलियां, फिर क्या होता है पता है? वो ड्रग इंटरेक्शन होता है। आपका एक लंबा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें सुबह शाम ट्रिपल ड्रग, बीपी की, रात को भी लेने की, 2-3 तरह की बीपी की गोलियां होती है। डायबिटीज की ट्रिपल ड्रग 2-3 तरह की होती है सुबह शाम। एक कोलेस्ट्रॉल की गोली रात को होती है, उसके साथ रोज गैस एसिडिटी की गोली खाओ, कुछ वाइटामिन, हाँ, D3 B12 का कॉम्बो,
ऐसे लंबा प्रिस्क्रिप्शन होता है 8-10 गोली का, 15-15 20-20 गोली रोज की खा के जीते हैं, फिर भी सुधरते तो नहीं है। हाँ, फिर उसके अंदर Problem जाके solve फिर नहीं होता है। ड्रग इंटर रिएक्शन, ड्रग डिजीज इंटर रिएक्शन होता है, उससे फिर लाइफ स्पान कम हो जाते हैं। हार्ट डिजीज हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ, कैंसर सेकंड, थर्ड दिस रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, ओवर प्रिस्क्रिप्शन, लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का। मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को या ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत दे रहे हैं, पर रेगुलरली दवाई का मॉनिटरिंग होना चाहिए। हर 1-2 साल में आप कौन सी गोली खा रहे हो, हम तो जबरदस्त करवाते हैं कि एक गोली 2-3 साल गई तो जाके अंदर कुछ करने वाला है ना, हम पानी पीते हैं उसका भी साइड इफेक्ट है, पथरी हो जाएगी। तो ऐसे ये ड्रग का तो कितना खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। तो आप अगर कोई गोली पे जी रहे हो तो आपको कुछ सालों में आपके डॉक्टर को पहले तो टाइम होना चाहिए। 100-200 की ओपीडी है, कहाँ डॉक्टर बात भी करेगा, वो बोलता जाएगा, दवाई लिखता जाएगा, पेशेंट बोलता जाएगा गैस हो रहा है, सूजन आ रही है। अभी बीपी की गोली की वजह से पाँव में सूजन आती है, मैं गोली का नाम नहीं बोलने की जरूरत है, सब डॉक्टर्स भी सुन रहे होंगे। बीपी की गोली की वजह से पाँव में सूजन आई, फिर यूरिन आउटपुट ज्यादा हो, उसकी डायूरेटिक हाइड्रोक्लोरथियाजाइड या डायूरेटिक गोली दी जाती है। ये पीछे एच लिखी हुई गोलियां आती है, एल्टिक एच या ब्रांड नेम नहीं बोलना चाहिए, पर वो सब फिर गोली शुरू हो जाती है। अभी सूजन आने की वजह तो आपका बीपी का गोली था, उसमें फिर यूरिन आउटपुट बढ़ाने की गोली की क्या जरूरत है। यानी फिर ये एक चीज शुरू हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज, हमको बात करना चाहिए, ये सीरियस टॉपिक है जी। बीपी की गोली चालू हो गई, 5 साल गोली, डायबिटीज की गोली 5 साल खाई, वही गोली, हाँ वही रूटीन लाइफ है, बेचारा वही खा रहा है, चल भी रहा है, एकदम बीपी शूट होने लगेगा, डॉक्टर बोलेगा अभी ये तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, तुम एक नहीं डबल ड्रग खाओ, सुबह खा रहे हो तो सुबह शाम खाओ। तो वो रेगुलरली दवाई भी ले रहा था, रेगुलर खाना भी खा रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, फिर भी दवाई बढ़ गई। हाँ, 5-5 साल में आप देखो ना, आप कमेंट लिखो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, आप इधर लिखो। ऐसे हजारों लोग हैं जो गोली खा रहे हैं, 5-7 साल में गोली काम करना बंद कर देती है, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज़ बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। या और वो तो सुधरता नहीं है ना, या रूट कॉज तो किसी ने सर्च किया ही नहीं, फिर वो ड्रग बढ़ती जाती है, ड्रग बढ़ती जाती है। हाँ, डायबिटीज वाले क्या करते बेचारे, हाँ एक गोली खा से डायबिटीज शुरू हुआ, फिर एक्सेप्ट कर लिया कि चलो शुरू में टेंशन आता है तो थोड़ा चलते हैं थोड़े दिन, हाँ थोड़ा शक्कर वक्कर कम कर देते हैं, फिर वही टेंशन, मनी, कैरियर, फिर वो भूल जाते हैं कि ये डायबिटीज की गोली खा के चलो अपने करो, निकल रहे हैं, 4-5 साल निकलेंगे, फिर गोली बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे काफी सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं लोगों की लाइफ में, फिर भी वो HbA1c बढ़ता ही जाता है, फिर इंसुलिन आ जाता है। डॉक्टर एक दिन बोलेगा कि अभी तुम्हारा गोली काम नहीं कर रहा है, अभी तुमको इंसुलिन लेना पड़ेगा। पेशेंट बेचारा रिक्वेस्ट करेगा कि सर गोली से करो ना, हाँ फिर तो भी कुछ दिन डॉक्टर भी दया करके चलो तुम परहेज करना, क्या करना वो तो टाइम नहीं है ना उसके पास, बात करने का, पेशेंट के साथ बात करने का टाइम नहीं है, डॉक्टर को टाइम नहीं है, इतनी बड़ी ओपीडी, इतना बड़ा डॉक्टर। तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज हो जाते हैं, डायबिटीज, आँख। और फिर समझो आप आपके साथ, आपके नॉन के साथ, ये जो सुन रहे हैं उनके नॉन के साथ ऐसा हुआ होगा, बेचारे ने, अच्छे घर के लोगों ने 15-20 साल डायबिटीज की दवाई खाई, फिर भी ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हाँ फिर भी डायलिसिस चालू हो गया, फिर भी आंखें चली गई, तो फिर भी पांव कटवाए, एम्पुटेशन। हाँ आपने, अरे ऐसे पेशेंट है, रिनॉन्ड कार्डियोलॉजिस्ट के पास स्टेंट डलवाया, ब्लड थिनर खा रहा है, फिर वापस अटैक आता है। अरे तो इतने साल ब्लड थिनर खाया फिर भी क्यों अटैक आया? बाईपास करा दी, हमारे पेशेंट है थाउजेंड्स ऑफ जिन्होंने बाईपास करा दी है, बेचारे जेन्युइनली अच्छे डॉक्टर की ब्लड थिनर्स खा रहे हैं। मुझे आंसर दीजिए, ये जो सुन रहा है वो, कि आप ब्लड थिनर खा रहे हो तो फिर से क्यों अटैक आ रहा है आपको? कैसे होता होगा ये? और ब्लॉकेज वापस हो जाते हैं ना, जो अंदर का सिस्टम करेक्ट है ही नहीं, अगर लीवर साफ नहीं है, उसका स्ट्रेस कम नहीं है, तो फिर ऑर्गन वीक हो जाते हैं ना बाद में। तो मतलब वो ढूंढना जरूरी है कि आपको बाईपास कराने की जरूरत क्यों पड़ी। पर आपको रूट कॉज पे वर्क करना चाहिए कि आपको तकलीफ क्यों हो रही है। हाँ, आपके बॉडी में कौन सी एरर है, वो हेरिडिटरी की है, इम्यूनिटी की है, मेटाबॉलिज्म की है, हार्मोन्स की है, लाइफस्टाइल की है, उसको सर्च करके करेक्ट करो तो वेट तो छोड़ दो, कोई भी बीमारी में से आप बाहर आ सकते हो। तो सर मसल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने ऑफ लेट सुना है बहुत सारी जगहों पे कि 40 साल के बाद हर एक औरत को, मर्द को एक साल में 1 kg मसल मास कम होता जाएगा अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो
तो तब तक भी अगर नहीं किया, आप कार्डियो करते रहें। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी इसके बारे में बात कर रही हैं अब तो हॉलीवुड में भी, कि इनिशियल ईयर्स में वो दुबले पतले रहने के लिए, परफेक्ट बॉडी रखने के लिए उन्होंने सिर्फ कार्डियो किया। पर अब उनको समझ में आ रहा है कि मसल मास बहुत ज़रूरी है, औरतों में स्पेशली, क्योंकि उनको लगता है कि सलमान जैसी बॉडी बन जाएगी, मसल हमको क्यों चाहिए, औरतों को मसल्स की क्या ज़रूरत है। सही है। तो ज़रा हाँ, समझाइए डरते कि भी है ना, डरते हैं ना। हाँ। फिर ऐसा हमको कंप्लेन करते हैं, हम बोलते हैं कि आप खाली मत चलो, थोड़ा मसल ट्रेनिंग करो। तो क्यों तो चाहिए मसल ट्रेनिंग, क्यों चाहिए? मसल, कितने सारे बॉडी में मसल्स है, और मसल समझो 35 के बाद मसल लॉस शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट 35 के बाद 40 तक तो अच्छे से मसल लॉस शुरू हो जाता है एवरी डिकेड। हाँ, 3 to 5% मसल लॉस हो सकता है, होता ही है। एट द लेटर एज टोटल जो मसल लॉस, सार्कोपेनिया करके एक डिजीज है, मैंने पूरा एक लेक्चर डाला है सार्कोपेनिया पे, जिसमें काफ़ी मसल लॉस हो जाता है। और मसल ट्रेनिंग करना चाहिए। ये जो जिम में बॉडी बनाते हैं, फीमेल डरती है ना, हमारे कंप्लेन करती है कि यार मेरे ऑलरेडी हाथ बड़े बड़े हैं, मैं ऐसे बड़े बन गए, मसल नहीं बन सकते हैं। लोग कितने ये सुनने वाले बाइसेप ट्राइसेप मारते हैं, उनको बॉडी बिल्डर्स जैसे बड़े बाइसेप ट्राइसेप करने होते हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अच्छे से मसल ब्रेक डाउन किया, फिर उसको प्रोटीन दिया, बॉडी वेट के मुताबिक उसका एक रेशियो है, हमको कितना प्रोटीन चाहिए। अगर हम मसल पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमको प्रोटीन के भी ऊपर डिस्कस करेंगे आगे, तो अच्छा रहेगा, पूरा नॉलेज मिलेगा लोगों को जी। तो मसल, अगर आपने मसल ब्रेक डाउन किया, चलो एक इजी समझे ऐसी बात करते हैं कि एक बॉडी बिल्डर है, पहले तो मसल फॉर बॉडी बिल्डर्स ये मीथ है, ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डर्स के लिए ही मसल है, ये एकदम गलत चीज है। सबको मसल चाहिए। हाँ जी, अगर आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप जो खाना खा रहे हो वो उसको रिकवरी करने के लिए चला जाएगा। मतलब मैं बोल रहा था कि बॉडी बिल्डर एकदम हार्डकोर मसल ट्रेनिंग करता है, फिर बॉडी को वो प्रोटीन देता है, बॉडी वेट का डबल प्रोटीन देता है, हम डिटेल में बात करेंगे। उसके मसल बड़े बड़े हो जाते हैं, वो सालों तक एक्सरसाइज करता है, और फिर कार्बोहाइड्रेट कम करके, और वो बॉडी बिल्डिंग जो करता है। तो ऐसा तो कोई नली नहीं डाली है भगवान ने कि खाली प्रोटीन ही जाए। तो अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या मसल ट्रेनिंग घर पे भी करोगे, हाँ, कोई योगा में भी मसल, पावर योगा में भी मसल ब्रेक डाउन होता है, पर किसी भी तरह का आपने मसल ब्रेक डाउन किया, आप जो खाना खा रहे हो, फिर वो फैट है, शुगर है, खाली प्रोटीन नहीं, वो सब मसल में जाना शुरू हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स में फैट जमा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर आप एज को बीट कर सकते हो ना, आप एज को बीट कर सकते हो, आपके कंपेरेटिव एज के लोगों से आप काफ़ी फिट रहोगे। अगर आपके मसल अच्छे रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके काफ़ी हार्मोन्स अच्छे हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी ना, आपके मसल अच्छे होंगे तो सिर्फ मसल पे काम करने से ये सब अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है जिम में जाके ही हो। हमारे मोर देन 100 प्लेसेस पे कोई भी एज के व्यक्ति को, या छोटा बच्चा है या बड़ी उम्र का है, उसको कौन सी कस्टमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे यहाँ फिजियोज है, हमारे खुद के जिम है, हमारे यहाँ मेल फीमेल फिजियो, मेल फीमेल सर्टिफाइड ट्रेनर्स है। तो कस्टमाइज किसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। नी रिप्लेसमेंट, ओवरवेट पेशेंट को यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह पे डेट ले ली होती है ना, हम नहीं होने देते हैं नी रिप्लेसमेंट। इस पे भी हम बात करेंगे। उसके आसपास के मसल्स को अच्छे करो, तो आपके जॉइंट्स पे पकड़ भी तो अच्छी हो जाएगी ना, राइट। आपका मसल अच्छा नहीं है पाँव के, हाथ के, तो फिर आपके जॉइंट्स भी तो खराब होने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि मसल, टेंडन, लिगामेंट जो बोलते हैं, मसल पकड़ता है ना जॉइंट्स को, आपके हड्डियों को पकड़ के रखता है मसल ही, तो वो वीक है तो आपके जॉइंट्स को भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, तो मसल पे वर्क करना चाहिए किसी भी एज पे। अब जो भी मसल ट्रेनिंग करता है वो हर बार प्रोटीन लेता है, हाँ, तो कितना प्रोटीन उनके लिए सही है? नहीं, कॉमन मैन जो सुन रहा है, जिसको जिम बिम का कुछ पढ़ा नहीं है, उसको अगर यूरिक एसिड नहीं है वो देखना चाहिए। आप जिम में जा रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, तो भी हो सकता है कि आपको प्रोटीन डाइजेस्ट ना हो। 100 से ज्यादा बॉडी कैसे बिल्डर पता चलेगा कि सीरम प्रोटीन, यूरिक एसिड, मैडम, इजी। ओके। अगर वो डिस्टर्ब है और आप प्रोटीन खाते जाओगे तो वो हार्ट तक, किडनी तक डैमेज कर देगा। तो कॉमन मैन को 0.8 से 1 ग्राम, राइट। तो आप 1 ग्राम गिनो तो 80 kg है तो 80 ग्राम। वेजिटेरियन लोगों को दिक्कत होती है, फूड से ही प्रोटीन बैलेंस हो सकता है। ये प्रोटीन पाउडर्स की वजह से किसी को शुगर बढ़ गई लाइफ में? हाँ, ऐसे शुगर बढ़ problem भी सकता है, होते हैं? लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम। जैसे खाना खाया
वो सब यूज होके लेट्रिन में बाकी का निकलता है मल। तो वैसे ये सब प्रोटीन किडनी से निकलता है। आपने जो प्रोटीन खाया उसके फिल्टर सब किडनी में है। एक्सेस प्रोटीन किडनी डैमेज कर सकता है अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कितना चाहिए वो क्वेश्चन का आंसर पूरा करें फर्स्ट। तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी उसके आसपास खाओ आप। बिल्कुल। फिर अगर आप एक्टिव लाइफ जी रहे हो, आप इंटेंस वर्कआउट स्पोर्ट्स में हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी। 80 किलो के हैं तो वो 160 तक खाते हैं और लगातार करेंगे तो उनके मसल बड़े बड़े हो जाएंगे। और जो एजेड है उसको 1.2 से 1.5 खाना चाहिए अगर उसको प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है तो। फिर दूसरे डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादा प्रोटीन पाउडर सोच के लेना चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ एक्सेस शुगर किडनी फिल्टर्स खराब करते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं और आप ये सुनने वाला वर्ग या उसका कोई फैमिली मेंबर ऑलरेडी डायबिटिक है, कुछ सालों से डायबिटिक है, तो उनको यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन आप लिख लो, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन, ये नाम का टेस्ट उनको यूरिन का एकदम सस्ता आता है, अवश्य कराना चाहिए। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन पास हो रहा है तो आपका प्रोटीन या आपका डायबिटीज आपकी किडनी को फ्यूचर में खराब कर देगा, डायलिसिस तक आ सकता है। तो डायबिटीज पेशेंट को प्रोटीन पाउडर या एक्सेस प्रोटीन किसी किडनी या फिजिशियन को परामर्श करके या खुद से रिपोर्ट करके लेना चाहिए। रिकवर कर रहे हैं, अगर आप बीमार हो गए हो या कोई इंजरी या कोई बीमारी से बाहर आ रहे हो तो भी आपको 1.5 ग्राम जितना प्रोटीन खाना चाहिए। डॉक्टर्स ना वेजिटेरियन लोगों को भी फिर कोई बड़ी बीमारी से बाहर आ रहा है, एग्स खाओ आप या पनीर खाओ ऐसा बोलते हैं। तो प्रोटीन रिकवरी के लिए अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना बॉडी के, तो फ़ायदा करता है। पर डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सीरियस मैटर है। प्रोटीन 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 चल रहा है, कार्ब्स चल रहा है, कार्ब्स खराब है। मत करो। हाँ, तो वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, वो अगर कोई ले रहा है सप्लीमेंट ले रहा है, सी वे प्रोटीन, आइसो प्रोटीन, हाँ हाइड्रो प्रोटीन, हमारा पूरा एक लेक्चर है। बीमारी में से बाहर आओ, मसल पे वर्क करो। हाँ, कोई भी मेडिसिन पे घुस गए हो तो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाओ, कोई तकलीफ में से धीरे धीरे बाहर आ जाओ, हेल्थी तरीके से वेट लॉस करो और फिर उसको मेंटेन करो। गोलियां अब जो योगा वाले हैं वो कहते हैं कि जिम खराब है, जिम वाले बोलते हैं योगा से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि दौड़ने से, भागने से, रनिंग से तो तुम्हारे नीज खराब हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि परफेक्ट एक्सरसाइज तो सिर्फ स्विमिंग है क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी में होता है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो कौन सा सही है? सब और उसमें अब तो पिलाटीज आ गए तो सब पिलाटीज करने लगे, फिर एरियल योगा आ गया तो सब वो करने लगे, फिर पावर योगा आ गया तो वो करने लगे, एक्वा एक्सरसाइजेज जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो वो सब प्रोडक्ट वाला हाइप है ना, ऐसा है ये। चलो अपने बात करते हैं। योगा आज से 5000 साल पहले, मतलब काफी सालों पहले हमारे यहाँ था, जब लोग रिजिड थे, मतलब ऐसे रो फूड खाते थे, वेज नॉन वेज रो फूड खाते थे, हार्डकोर एक्सरसाइज करते थे। तो ऐसे मेरे जैसे मतलब हाइटेड और स्टबन थे, मतलब एकदम स्टिफ बॉडी थी, तो और फिर एग्रेसिव भी थे। तो योगा से मन शांत होता है, स्टिफनेस चली जाती है, रिजिडिटी जो मतलब एकदम अक्कड़ बॉडी है तो फ्लेक्सिबल हो जाता है। योगा के काफी फायदे हैं। आपकी स्टिफनेस जाएगी, आपका मन शांत होगा, प्राणायाम, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो काफी ऑर्गन्स को रिकवरी में हेल्प होता है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मसल ट्रेनिंग करते रहते हैं। एक्सेस उसके बाद इतना रिजिड और इतना बड़ा मैं मसल क्वालिटी अच्छी रखता हूँ और बॉडी पर झुक नहीं सकते। हाँ, तो स्टिफनेस आ गई। जॉन इब्राहिम के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, हम मिले थे तो उन्होंने मुझे झुक के दिखाया कि वो नीज से नीचे नहीं बेंड हो सकते। हाँ, ये पीछे हाथ जो मिलाते हैं ना ऐसे करके, वो नहीं होता है ना, बॉडी बिल्डर को नहीं होता है, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े बड़ी चेस्ट या बड़ा बैक हो गया है तो ओवर कार्डियो से मसल लॉस के चांसेस रहता है। हाँ, ये जिम में ऐसा हो जाता है। ओवर कार्डियो से अपने नी को प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, सब सीमित मात्रा में चेंज करते रहना। मैं ठंडी में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हॉट स्विमिंग पूल नहीं है, तो मैं ठंडी में स्विमिंग में जाता हूँ, चिल्ड में, तो मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। राइट, आप योगा भी करो, कभी आप स्ट्रेंथ भी करो, थोड़ा कार्डियो भी करो। ये नॉर्मल मैन के लिए जो स्पेशलिस्ट है, जो योगा के स्पेशलिस्ट है, वो फिर एक चीज पे आपने लाइफ ले गए तो आपको अच्छा ही रहता है। योगा के स्पेशलिस्ट जो इंटेंस करते हैं, हम क्या करते हैं, थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं, उसका मतलब नहीं है, कुछ पकड़ लो, उस पे आगे ले जाओ तो भी लाइफ अच्छी रहेगी। पर एक नॉर्मल व्यक्ति है,
उसको अलग अलग तरह का करते रहना चाहिए, Exposure लेना चाहिए। ये हेल्थ पैकेजेस जो होते हैं, बॉडी चेकअप। बॉडी चेकअप, हाँ कि हॉस्पिटल में फिक्स है ये 5,000 का, ये 7,000 का, ये 9,000 का, ऐसे अलग अलग पैकेजेस होंगे। कहीं पे डिस्काउंट होगा तो बोले 1,500 में आपको 40 टेस्ट करके दे 999 में देंगे। 50 टेस्ट। हाँ कोई एक लैब है, नाम नहीं दे रहा हूँ, ऑनलाइन पोर्टल है बड़ा, हाँ वो 50-30 पेज का रिपोर्ट्स देता है। हाँ हम डॉक्टर्स देख देख के थक जाते हैं। ये जो डॉक्टर सुन रहे हो सुन के हंसेंगे हाँ, वो कि वो इतने सारे पेज में कॉपर ने, मैग्नीशियम ने, ये ने, वो ने इतने दिया होता है जिसका जरूरत ही नहीं होता है। काम का टेस्ट नहीं हो सकता। हाँ, तो सी आपको क्या नीड है अकॉर्डिंगली होना चाहिए। हेल्थ पैकेजेस में काफ़ी मेडिकल फ्रॉड चल रहा है। आपको क्या ज़रूरत है, आपका बॉडी क्या बता रहा है, वो क्या आवाज़ दे रहा है, क्या सिम्टम खड़ा कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट कराना चाहिए। गलत सलत और काफ़ी पैकेजेस का कोई मतलब नहीं है। पर सी अर्ली डायग्नोसिस, बॉडी चेकअप का ये फ़ायदा है कि कुछ अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। पर पूरे बड़े बड़े अननेसेसरी स्कैनिंग कराने का, बड़े बड़े पैकेज लेने का मतलब नहीं है। आपको रेगुलर रूटीन लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सब टेस्ट आपको रूटीन कराना है। तो नॉर्मल रूटीन मतलब कितने समय में? मतलब अगर आप 30, अभी तो कम हो गया है, पहले तो 40 के बाद करो तो चले। अगर अभी आप हेक्टिक शेड्यूल में चल रहे हो तो आपको 25-30 पे चालू कर देना चाहिए साल में एक बार करने Once a का। year? और कुछ एरर आ गई तो फिर 6 तो मंथ once में a year देखो। कौन कौन से टेस्ट कराने हाँ, चाहिए? रूटीन सीबीसी करा दिया, फैमिली हिस्ट्री है तो थायराइड कराया, अगर नॉर्मल आया है तो 2-3 साल में वापस कराने का, फिर एवरी ईयर जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल पूरा, आपके लीवर किडनी के रूटीन टेस्ट कराने चाहिए। बॉडी चेकअप में नहीं करते पर यूरिक एसिड कराना चाहिए, राइट। एवरेज शुगर निकलवानी चाहिए। लोग क्या करते हैं, फास्टिंग शुगर, हाँ वो लीवर का हो गया ना, एसजीपीटी, क्रिएटिनिन किडनी का हो गया। एवरेज शुगर निकलवानी चाहिए, लोग करते हैं। मैंने शुगर चेक करवाई थी, मेरा तो नॉर्मल था, पर एवरेज निकलवाओ ना। पिछले 3 महीने की हाँ, average। HbA1c अगर 5.7 को क्रॉस कर रहा है तो अभी से डायबिटीज का परहेज शुरू कर दो। कल पर ये टेस्ट अगर डॉक्टर बोले तो कराओ, जो बोले तो कराओ, वैसा कि खुद ही नहीं करा सकता है, व्यक्ति करा फिर सकता किसी है। को दिखाना पर पड़ेगा ना। आपके बॉडी का कोई सिम्टम हो रहा है, बॉडी कुछ आवाज दे रहा है, तो आपको डॉक्टर को मिलके कस्टमाइज टेस्ट कराने चाहिए। जेनेटिक, हम तो हमारे पेशेंट्स को हेरिडिटरी के डिजीज के टेस्ट लिखते हैं, अवश्य लिखते हैं, कोई भी एज का है तो। जेनेटिक टेस्ट हाँ, क्या हेरिडिटरी होता है ये जेनेटिक नहीं, टेस्ट? मतलब और कैसे होता आपके है? पेरेंट्स डायबिटिक है तो आप इंसुलिन कराओ, आपका पर TSH। ऐसा कोई ओवरऑल एक ऐसा होता है कि जिससे आपको पता चले नहीं कि नहीं, नीड के मुताबिक आपको होता है ना। कौन आप जब सा- जो 40, अब पहले 50 के बाद था, अभी 45 के बाद प्रोस्टेट चेक करना चाहिए। PSA करके टेस्ट होता है। यहाँ ये जो सुन रहा है वो 45-50 प्लस है तो उसको प्रोस्टेट का PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कराना चाहिए। वो मार्कर टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर का। ये क्या होता है, लोग फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो 45 प्लस वालों को एवरी ईयर PSA कराना चाहिए। जैसे औरतों को मेमोग्राफी करानी चाहिए। हाँ, पेप्समियर, सर्विक्स, यूट्रस कैंसर का। हाँ, उसका हमने एक पूरा वीडियो डाला है, उसके टेस्ट होते हैं। हाँ, अगर आपके हेरिडिटरी में कैंसर है, आप ओवरवेट हो, तो आपको कुछ इंटेस्टाइन कैंसर के ऐसे सब मार्कर टेस्ट आते हैं जो कराने चाहिए। उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप एक्चुअली बॉडी चेकअप करा रहे हो तो आप आपके फैमिली डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट को मिलो और फिर आपको क्या नीड है अकॉर्डिंगली कराओ तो और अच्छा रहेगा। वरना फिर पूरा टेस्ट करा दिया, वो फिर भी डिजीज तो खड़ा होता है। और सोनोग्राफी करानी चाहिए। यस, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी कुछ साल में सोनोग्राफी करानी चाहिए। हमारे जो US के वगैरह बाहर के पेशेंट है, उनकी तो पूरी 50 ईयर के बाद कॉलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी पूरी इंटेस्टाइन की वहाँ पे एजेड लोगों की होती है, क्योंकि इंटेस्टिनल इन कैंसर द US जी वहाँ पे तो ये भी करते हैं कोलोनोस्कोपी। जी। उससे भी इंटेस्टिनल कैंसर वगैरह या अल्सर्स ये अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं तो बच जाते हैं। हमारे ही टीम के सीनियर डॉक्टर हैं, उनको डायग्नोसिस में पता चल गया कि इंटेस्टिनल कैंसर अर्ली स्टेज में, आज से 5-6 साल पहले की बात है, हमारे टीम के ही डॉक्टर हैं। तो उसका सर्जरी और प्रोसेस करा दिया तो अभी हेल्थी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे नीडफुल टेस्ट हेरिडिटरी के डिजीज के अनुसार कराने चाहिए। आजकल बहुत बात करते हैं B12 D3 तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। तो ये B12 D3 जो है उसका डिस्कशन कुछ पिछले 10-15 सालों में है, उससे पहले भी था? नहीं था।
अभी आ गया है, हाइप बढ़ गई है इतना। मुझे लगा, मुझे बाद में पता चला ऐसा नहीं है, पहले नहीं था, अभी हाइप हो अभी गया। अभी एकदम तो हो गया क्यों है। ये हाइप हुआ? नहीं मतलब क्या देखो है? उसकी डेफिशिएंसी से, पहले तो B12 की डेफिशिएंसी से झंझनाहट, सुनो, नंबनेस, हाँ, थोड़े डाइजेशन प्रॉब्लम, थोड़ी मेमोरी लॉस, ऐसे थोड़े डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। पर बार बार हैवी इंजेक्शन लेना सही नहीं है, राइट? आप हर बार थोड़ा B12 कम है, 225 ऐसा कुछ है, या उससे भी कम है, अब गोली खा के ठीक करो ना, फिर एवरी ईयर यू हैव टू टेक इंजेक्शंस, फिर बॉडी गोली को एक रिएक्ट बार नहीं अगर करेगी। B12 के इंजेक्शन हाँ, तो लोगे तो ज्यादा हर साल लेना चांसेस चाहिए। है फिर उनको गोली एक 15 दिन खाई, नमनेस जाएगी नहीं साल में, फिर वो वापस इंजेक्शन लेगा, लंबे लंबे बड़े बड़े महंगे महंगे। हाँ, D3 का भी ऐसा है, डेफिशिएंसी से जॉइंट्स खराब होने के चांसेस, हाँ, बोन्स वीक होने के चांसेस, कुछ दूसरे भी इम्यूनिटी के एरर, हार्मोनल एरर हो सकते हैं। पर जितना खड़ा किया गया है उतना हाइप नहीं है। आप साल में 2-3 महीने ले लो, नहीं टेस्ट करवाओगे तो चलेगा। D3 हाँ, B12 D3 वगैरह वीकली वंस का डोज है। मैं बताऊं तो अभी हमारी मतलब ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स से जानकी विशाल देसाई हमारा पेशेंट है भोपाल का, उसके फास्ट फ्रेंड उसकी, जो हमारी पेशेंट नहीं थी, पर अभी एक हफ्ते पहले ही सी केम विथ डिप्रेशन, थोड़ी मूड ऑफ था। हमने पूछा कोई प्रॉब्लम हुई है? बोले मेरी क्लोज फ्रेंड, जो एकदम हमने मकान चेंज किया तो भी दोनों ने साथ में लिया, इतने क्लोज फ्रेंड, उसको कुछ D3 की डेफिशिएंसी थी, तो डॉक्टर ने कोई गोली डेली डोज वाली लिखी थी, 1000 IU वाली। मेडिकल स्टोर वाले ने 60,000 के बदले 60,000। हाँ, वो 25 दिन लगातार ली, कैल्सिफिकेशन हो गया, D3 बढ़ जाता है, आप गूगल करो, टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में। B12 बढ़ गया ना तो दिक्कत नहीं होगी, लोगों की 1500 आ जाता है B12। B and C इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। कोरोना में विटामिन C सब लगातार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ले रहे थे, दे आर वाटर सॉल्युबल। जो आपके ज़्यादा हो गए हैं, आप गोली नहीं लोगे तो वो यूरिन में निकल जाएगा। ये D3 फिर टॉक्सिसिटी हो गई, ये जो पेशेंट है उसको फिर हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए, जाइडस में एडमिट किया, 10-15 दिन काफ़ी खर्चा किया, पेशेंट सर्वाइव नहीं हो पाया। So she died क्योंकि उन्होंने ओवरडोजेस ऑफ, हाँ, हमारे ओवरडोज ऑफ D3 में मौत हो गई। हाँ, यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, विद्या सावंत हमारे मराठी पेशेंट है, हमारी बड़ौदा ब्रांच में हमसे सालों से जुड़े हैं। उसके फैमिली के ऑलमोस्ट 50-100 महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़े पेशेंट है। उनको ऑस्टियोपोरोसिस घिस गया था, घुटना वगैरह, तो डॉक्टर ने लोडेड डोज ऑफ कैल्शियम दिया। हाँ, 1000 मिलीग्राम की सब अलग अलग ब्रांड की गोली लगातार उसने खाई, कैल्सिफिकेशन हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। हाँ, फिर कैल्शियम डिपॉजिट भी तो हो सकता है ना, आपको सुपरविजन में ये सब लेना चाहिए। B12 D3 के महंगे महंगे टेस्ट ना कराओ और साल में आप 3-4 महीना ले लो तो चलेगा। हाँ, बाकी हर बार इंजेक्शन लेना, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। हाँ, बाकी ऐसे खुद से ले सकते हैं। ये US वगैरह में तो ओवर द काउंटर मिलते हैं सप्लीमेंट सब, सेंट्रम सिल्वर विटामिन्स वगैरह सब, तो ये आप ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। पर एक्सेस नहीं लेना चाहिए और हर बार इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। मैं हमारे पेशेंट को हम इंजेक्शन नहीं देते अनलेस एंड अनटिल एकदम खराब कंडीशन हो गई है डेफिशिएंसी से, हीमोग्लोबिन भी डाउन है, B12 भी डाउन है, तो अलग बात है, हमारे फिजिशियंस लिखते हैं, अदरवाइज वो गोली से कॉम्पनसेट हो जाता है, ठीक हो जाता है। मेरे सिगरेट पीने से क्या प्रॉब्लम है? सामने वाला तो सिगरेट नहीं पिया था तो भी उसको कैंसर हो गया, तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो हमारे जो ये रिलेटिव हैं, इन्होंने इतनी दारू पी, इन्होंने इतनी सिगरेट पी, ये तो रात को ऐसे देर रात तक जागते थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो कंपैरिजन लोग करते हैं एज एन एक्सक्यूज कि मैं ये सब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये कितना सही है? नहीं सही है। सी अल्कोहल, हमारे पेशेंट है कुछ पंजाबी, यहाँ पे वटवा में केमिकल फैक्ट्रीज के, या पंजाब में भी पेशेंट है, ओवरसीज में जो रेगुलर लेते हैं, उनका बॉडी पानी के जैसे डाइजेस्ट करता है। हमारे गुजराती कुछ लोग हैं या लोकल लोग हैं जो हफ्ते में एक आध बार लेते हैं, फिर भी उसका लीवर डाइजेस्ट नहीं करता है। तो जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनको पूरा LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। उसमें GGT करके एक टेस्ट आता है, SGOT करके टेस्ट आता है। आप जो बोले ना बीच में SGPT, ये सबको पता है लीवर का टेस्ट है, पर SGOT GGT नाम का हम टेस्ट करवाते हैं कि भाई हफ्ते में एक बार या सोशली भी आप ले रहे हो तो आपके लीवर को टॉलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। और फैटी लीवर डॉक्टर्स और लोग उसको ग्रांटेड गिनते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति फैटी लीवर लेके घूम रहा है तो आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारी हो जाएगी। लीवर इज वाइटल
हाँ, जिसका पेट अच्छा, उसका शरीर अच्छा, हमारी कहावत है, अगर लीवर फैटी है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी को, मतलब हम जो खाते हैं उसको स्टोर कर लेता है खुद। फिर अगर हमने फास्ट किया, हमने हार्डकोर एक्सरसाइज की, तो वो धीरे धीरे उसको स्प्रे करता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस बोलते हैं, तो लीवर शुगर भी बढ़ा सकता है आपका। हाँ, लीवर की वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लीवर की वजह से आपका बीपी भी बढ़ सकता है, लीवर की वजह से आपको गैस, एसिडिटी, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, स्वेलिंग, ये सब भी हो सकता है। लीवर क्लीन करना चाहिए। अल्कोहल ले रहे हैं तो क्वांटिटी उस पे ध्यान रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना चाहिए। और लीवर के एडिक्टिव, तो आपको अगर शुरू में लगेगा कि मैंने कंट्रोल किया हुआ है, पर हाँ, पर उसके टेस्ट करा लो ना आप, एक सोनोग्राफी करा लो, फैटी लीवर कितना है वो पता चल जाएगा। और ये मैंने बताया ऐसे एलएफटी, सेम गोस फॉर स्मोकिंग। हाँ, वो लंग्स को करता है। हाँ, तो फिर तो वो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? एक माइक्रो चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं जी। क्विटिंग सिगार लीड्स टू ओबेसिटी। एक स्मोक कर रहा है, कंट्रोवर्शियल बात हो गई जी, है तो। एकदम। हमारे पेशेंट जो कोई एडिक्शन के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम एकदम उसको नहीं छुड़वाते, क्योंकि एडिक्शन छोड़ने से आपका क्विटिंग सिगार आप अभी गूगल कर लो, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ सकता है इवेंचुअली। ये मेरा तो क्या ऐसे माइक्रो लोग हैं R&D जो हम करते हैं, तो क्या ऐसे लोग हैं जो वजन नहीं, घटाने के एपेटाइट लिए बढ़ जाएगा ना। ये जो तम्बाकू, मसाला, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे उसकी एपेटाइट वो टाइम पे तो खाएगा नहीं ना। वो फिर जो नहीं पी रहे हैं सिगरेट, वो फिर तो नाश्ते करते हैं शाम को। ये बेचारे फूक लेते हैं तो खाते तो नहीं है। तो जैसे वो फूकना बंद करेंगे, स्मोकिंग बंद करेगा, एपेटाइट स्टिमुलेट हो जाती है, फिर वो ज़्यादा खाने लगते हैं, इवेंचुअली वजन बढ़ जाता है। तो स्लोली स्लोली करना चाहिए। कोई भी डी एडिक्शन कर रहे हैं तो स्लोली करना चाहिए। सी ऐसा ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, आपको स्ट्रेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। ये बड़ी चीज़ है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन पे भी ऐसा ही है। ये जो डिप्रेशन की गोलियां लोग खाते हैं, खानी चाहिए, क्योंकि तकलीफ है उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया वगैरह, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, एकदम। पर वो गोली के साइड इफेक्ट्स तो बहुत है। उसकी वजह से फिर वेट बढ़ना, शुगर वुगर, फिर वेट बढ़ता है, तो फिर तो ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो वो, और उसके चक्कर में से बेचारे निकल भी नहीं पाते हैं। पर उसका क्या ऑल्टरनेट है? उनको सुनते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो नॉन मेडिकली हेल्प करते हैं ना। एक्सट्रीम बाइपोलर या एक्सट्रीम स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसमें तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। या एक्सट्रीम डिप्रेशन में लोग, हाँ, तो ऐसे कोई भी एडिक्शन है, फिर वो ड्रग एडिक्शन है कि कोई आपको स्मोकिंग, अल्कोहल का है, स्लोली स्लोली उसमें से बाहर आना चाहिए। और अगर ऐसे मतलब जो रोज ले रहे हैं उसकी बात है। अब ड्रग्स की बात करते हैं। गुजरात में आजकल हम बहुत सुनते हैं ड्रग्स के बारे में। हम तो क्या पढ़ते हैं, इतने करोड़ का पकड़ा गया, तो पर कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उनके साथ जो बीमारियां जुड़ती हैं। बच्चे, बड़ौदा में हमारा क्लिनिक है, आणंद में क्लिनिक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, अभी तो अवेलेबल हो गया है, लोग लेने लगते हैं। हम डॉक्टर के पास, ज़्यादातर वकील के पास छुपाते नहीं है, पर अवेलेबल भी हो गया है और कुछ करना चाहिए। कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, हो गया है। क्योंकि शुरू में तो लोग गांजा, हैश, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें तो लोग बोलते हैं ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है करके। आजकल की जनरेशन में बच्चों को लगता है शराब पीना ये तो लेम, मतलब ओल्ड चीज़ें हैं। जो सही बात है तो ये कूल जो है वो तो यही है। सही है। कुछ उसमें से ड्रग्स जो हैं वो सस्ते हैं, कुछ जो है वो महंगे हैं, कुछ केमिकल वाले हैं, कुछ जो है वो ऐसे पत्तियों वाले हैं। पंजाब तो पूरा बर्बाद हो गया इसकी वजह से। बहुत सारे लोगों ने सफरिंग, कितने सारे फैमिलीज में। सही है। और यहाँ पे भी अब कितने सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हो गए हैं, कितने सारे इसकी वजह से साइकोटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को होने लगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब हमारे एक पेशेंट है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ की आसामी है, उसका लड़का शादी बाकी है और एडिक्ट है, तो कैसे मिलेगा फिर वो उसका बिहेवियर। बैठेंगे तो पता चल जाएगा ना, आपको एडिक्ट को मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्मोकर को मिलोगे तो उसके लिप्स से, अल्कोहल ले रहा है तो उसके पेट से, हम तो पता चल जाता है, यहाँ पे बढ़ गया होगा सबसे पता चल जाता है। तो ये तो गंभीर मामला है, गवर्नमेंट को ही इसमें कुछ करना चाहिए।
पर आपके बहुत सारे पेशेंट्स आप ऐसे मिल रहे हैं अब हाँ अभी कि मिल रहे हैं जो ले ड्रग्स रहे के हैं, प्रॉब्लम के साथ हाँ आते ले हैं, रहे हैं। क्योंकि शहर में भी और हम एक्सीडेंट्स काउंसलिंग तो करते हैं कि छोड़ दो कैसे छोड़ेंगे, आदत हो गई है तो उसके प्रॉपर काउंसलिंग होने चाहिए, उसके प्रॉपर सेंटर्स में लोगों को जाना चाहिए। ठीक है। अडल्ट्रेटेड फूड सब सही खा रहे हैं आप, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा बचपन से आपने सुना है, तो आप एप्पल खा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं सारे बेरीज खाने चाहिए तो आप बेरीज खा रहे हैं। आपको बोला गया है कि आपको सब्जियां खानी चाहिए, सैलेड खाने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, ईट योर फ्रूट्स एंड ड्रिंक योर वेजिटेबल्स, ये सब आप कर रहे हैं। दूध भी पीना चाहिए, पनीर भी खाना चाहिए। अब सारी चीज़ें मिली भगत है, मतलब आपका पनीर जो है वो भी सिंथेटिक आ रहा है, और आपके सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक बोल के भी उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स जो हैं वो मिले हुए हैं। स्ट्रॉबेरी आप पानी में भिगो के रखते हो, इतना सारा रंग निकलता है। लोग जाके अपने पनीर टेस्ट करा रहे हैं, जाके रेस्टोरेंट से उसकी वीडियोस आ रहे हैं। तो हम क्या खा रहे हैं? हम सब सही खा रहे हैं फिर भी बीमार हो रहे हैं। एडल्ट्रेशन तो इतना सीरियस और टॉपिक है, कुछ नहीं खाना हो, पानी पीना हो, हवा लेनी हो, तो वो भी सब क्या करने का, polluted इम्यूनिटी पर हो बिल्ड गए। हो जाएगी इससे, हाँ। हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो तो जाएगी। मतलब इंसान पर तो डर देखो डर के भी- एडल्ट्रेशन है ना, तो अब 24-25 में हम 142 करोड़ हो गए हैं। आप गूगल करो तो हाँ, ऑलमोस्ट हाँ, इतना बिल्कुल, आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। हाँ चाइना को ओवरटेक कर लिया है हमने। मतलब ये ऐसी चीज जिसमें कभी नंबर 1 नहीं आना चाहिए था हमको, हाँ, वो आ इसलिए गए हम अब। आ गए। तो उसमें रिक्वायरमेंट डेली मिल्क की आप 300 ml निकालो ना, एक व्यक्ति का एवरेज, कोई लीटर पिएगा, कोई 500 पिएगा, कोई 100 पिएगा, तो एवरेज अगर 300 ml निकालेंगे तो 4.25 लाख करोड़ 4.26 लाख करोड़ लीटर, या इतना करोड़ लीटर 4.26 करोड़ लीटर का रिक्वायरमेंट डेली का है। तो ऐसे कैसे फुलफिल होगा? गाय भैंस से इतना कहाँ से मिलेगा? हाँ आप एक्सपोर्ट भी हो रहा है, प्रोडक्ट्स भी बन रही है इसकी सारी, तो एडल्ट्रेशन, बटर, हाँ पनीर सब। हाँ ये सब केमिकल वगैरह डाल के, हाँ उसके फिर ये घी वगैरह, पनीर, मैं तो डर गया हूँ ये वीडियो देख के ही, पता नहीं रील देख के। अभी मैंने बाहर का पनीर बंद कर दिया है। कभी लो फैट मिल्क ला के घर पे इजीली बन जाता है, तो फिर वो हम यूज़ कर लेते हैं वही बना के। बाकी ये एडल्ट्रेशन गंभीर समस्या है। सब मसालों में कलर्स, हाँ आपके सब आटे में, बेसन में, उसमें भी एडल्ट्रेशन, आपके फ्रूट में केमिकल्स सब, हाँ आपका एप्पल पे शाइनिंग के लिए आप निकाल के अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, हाँ आपकी सब्जियों में। और ये जो पेस्टिसाइड्स जो हर एक सब्जियों में है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से हमारे थायराइड अभी क्यों बढ़ गया है समझो आप। हाँ एकदम माइक्रो चीज़ है, एडल्ट्रेशन से ऊपर में माइक्रो चीज़ बताऊं तो थायराइड क्यों बढ़ गया है कि आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई। ये सब दवाइयाँ डाल रहे हैं ना, तो वेजिटेबल्स में से आयोडीन निकल गया है, इसलिए आयोडीन मिलता नहीं है, उसकी वजह से लोगों को अभी थायराइड होने लगा है। ऑल्सो लोग कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें प्यूबर्टी जो जल्दी आती है, हाँ लड़कियों में, लड़कों में, जी 9 साल में तो पीरियड चालू हो जाते हैं। हाँ तो वो जो है वो 12-14 था ना, पहले 14 था, अभी 9 साल में पीरियड चालू हो जाते हैं। तो उसमें भी ये जिम्मेदार है। हाँ एकदम। और एडल्ट्रेशन बड़ी समस्या है, और उससे तकलीफ भी होती है ना, इम्यूनिटी पूरी चेंज हो जाती है, कैंसर होने लगता है ना। आपका पूरा साइंस जो है वो आप कह रहे हैं कि अच्छा खाओ, हाँ कहाँ से खाने में चेंज करो, पर खाना ही सही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हाँ तो ये फॉरेन में अच्छा है, ये फॉरेन में अच्छा है। हाँ अदर कंट्रीज डोंट हैव दैट। हाँ ये इतना एडल्ट्रेशन जो एशियन इंडियन इतना एडल्ट्रेशन है फूड में, रोज हम मतलब तो देश बदल दो वही आपके पास। नहीं, वो तो अभी पर इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है ना। पहले एक था ना कि रशिया से कोई बटर आया था, उसके अंदर कोई मतलब कोई रेस चले गए थे, टॉक्सिक रेस, और फिर वो सब इधर से आया था, हम सब खा गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को हम सालों से इतना पनीर खा रहे हैं, हाँ तो ये सिंथेटिक पनीर जो है वो सालों से खा रहे हैं, हर एक रेस्टोरेंट में मिल रहा है, हम सब खा रहे हैं, हेल्दी खाना है ऐसा सोच के आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, और फिर ये बार बार आप इतना सोशल भी तो हमारा हो गया है ना, अब क्या करें। तो कल ही एक डॉक्टर साहब आए थे, वो संडे को हमारे घर पे बनता ही नहीं है, बच्चों को, वाइफ को, हमको कंपलसरी बाहर जाना है। साहब को डायबिटीज है जो कंट्रोल में नहीं है, 5-6 गोलियां खा रहे हैं, फिर भी HbA1c 8 के ऊपर आ रहा है। हम धीरे धीरे पकड़ के 6 के तरफ ले आए हैं, गोलियां कम करते करते। पर उसका यही एक्सक्यूज है कि क्या करें, घर पे बनता ही नहीं है, संडे को हमको संडे को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये सब बाहर हम इतना जो खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं,
हाँ फास्ट फूड खा रहे हैं फटाफट, हाँ तो ये सब अंदर जाके हाँ, इतना जब किसी एरर। रेस्टोरेंट में खाना आने में देर होती है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा सोच के कब से ऑर्डर दिया हुआ है क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी आ रहा है मतलब पका हुआ आ रहा है ऑलरेडी, हाँ सही देर है। लग रही है मतलब वो पका रहा है अंदर। कितना पकड़ा जाता है ना अभी ये जो फूड एंड ड्रग के रेट्स पड़ते हैं, और ये गलत चीजें होटल में रेस्टोरेंट में ये सील किया, ये रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। प्रिजर्वेटिव, फूड कलर्स, हाँ जी जी जी, ये एनिमल एकदम फैट। सीरियस मैटर है, और इसका कुछ करना चाहिए, वरना फिर ये कैंसर वगैरह हो जाता है ना टॉक्सिन से, ये सब इम्यूनिटी पूरी चेंज हो जाती है ना। अब ऐसे कुछ लोग होंगे जो हर एक चीज में ऐसे डरते होंगे, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये हवा में सांस लूंगा तो ये हो जाएगा, ये रील देखी तो पता चला कि हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो ये भी आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन जो हेल्थ के मामले में है, वो जितने ज्यादा हो रहे हैं इतने लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। हाँ सही है ना, एकदम। Anxiety। विदाउट आप अगर हेल्दी खा रहे हो तो भी बीमार होने के तो ये चांसेस है, पर ये टॉपिक, इसका सॉल्यूशन क्या पता नहीं मेरे को पर ये अभी आप कैसे इसको करेंगे, इसको भी करना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेके इसका कुछ करना चाहिए कि आप सी, हमारा दुबई में क्लिनिक है, वहाँ पे फूड में ऐसा नहीं होता। यूएस में हम यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, वहाँ पे फूड में इतना खराब तो नहीं है, वो फ्रोजन ज्यादा खाते हैं। हाँ ये भी है, हाँ वहाँ के परेशान है, हम खाली इससे परेशान है एडल्ट्रेटेड फूड से, तो उनको फ्रोजन का तकलीफ है, फ्रोजन खा खा के फिर वो बीमार हो जाते हैं। राइट, तो अभी प्रिविलेंट है। हाँ आपको संतुलित करके चलना चाहिए। वुड दैट बी योर बेस्ट एडवाइस कि अगर बामटा सर एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आपके सारे हेल्थ और डिजीज और ओबेसिटी का एक सिंपल सॉल्यूशन है, तो वो क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी रखो। एक्सरसाइज इज बेस्ड स्ट्रेस रिलीवर, तो एक फिजिकल एक्टिविटी आप रखो, ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। थोड़ा लाइफ में नॉर्म्स से तो जियो। हाँ कोई भी टाइम पे कोई भी चीज़ कहीं पे कितनी मात्रा में खा ली, ऐसा तो ना करो, अंदर अन्याय तो ना करो। हाँ कहीं पे भी कुछ भी देरी रात को खा लिया आपने, तो ऐसा ना करो। रेगुलर एज हो गई है तो बॉडी चेकअप कराओ, उसमें आपके हेरिडिटरी के डिजीज चोर जैसे हैं। आपके घर में चोर कब आएगा? जब आप इधर उधर हो गए हो, तो वो आके चोरी करके जाएगा। हेरिडिटरी डिजीज चोर जैसे हैं, आपकी लेटर एज में आएंगे ही आएंगे। आप इधर उधर, मतलब आपने लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखी, आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, आप वेट बढ़ गया आपका, तो आपका हेरिडिटरी डिजीज आ जाएगा। तो उसके कस्टमाइज आप टेस्ट करवा दो, और कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर है तो वहीं पे उसको सॉर्ट आउट कर दो। अगर आप ज़्यादा वेट लेके घूम रहे हो तो एक हेल्दी एफर्ट्स, कोई शॉर्टकट नहीं, हाँ नो शॉर्टकट। ओजेम्पिक और हमने पूरा एक वीडियो, मोंजारो 2 इंजेक्शन अभी ट्रेंडिंग रील चल रही है, वेट लॉस के इंजेक्शंस आ गए हैं। ये क्या है, इसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो डाला है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। एक शॉर्टकट इंजेक्शंस आ गए हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, वेरी कॉस्टली है। उसकी रिबेल्सस वगैरह गोलियां भी आती है, 3 महीने का 31,000 का पड़ता है गोली। उसके अभी इंजेक्शन वीकली वंस लेने के, हाँ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट करके इंजेक्शंस आ गए हैं। ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, आपको सिस्टम पे वर्क करना चाहिए। बेरियाट्रिक सर्जरी, हाँ अपने सर्जरी पे बात करो ना। ये जो अननेसेसरी सर्जरीज हो रही है, अननेसेसरी टेस्ट हो रहे हैं, आपने बताया था सर्जरी भी तो हो रही है, नी रिप्लेसमेंट, ये अभी जो ख्याति कांड हो गया, ये तो ये पकड़ा गया ना, बाकी तो यही हो रहा है आजकल, अननेसेसरी सर्जरीज। हाँ फिर लाइफ लॉन्ग अननेसेसरी मेडिकेशंस, कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको आपका डिजीज के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपने बोला कि क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट एंड स्वीट, आपका कोई डिजीज खड़ा हो गया, उसको लेके आपको गोली के साथ आगे जाओगे तो आपके आगे की जर्नी खराब हो जाएगी लाइफ की, और गोलियां घुसती जाएगी। ये एक गोली है, उससे बाहर आने का आपको प्रयास करना चाहिए। रूट कॉज ढूंढो कि आपको हाँ, क्या रूट कॉज, क्यों हम हो रहा है। 100% रूट कॉज पे वर्क करते हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई हमारे मतलब हम 60-70 kg, हाँ लोगों के जितने वजन होते हैं उतना हमारे यहाँ सेफ वेट लॉस होता है। हमारे वीडियोस है 70 kg तक सेफ सस्टेनेबल वेट लॉस, कि फिर हम एक जगह पे लैंड करा देते हैं, फिर वापस शुगर बढ़ा, थायराइड बढ़ा, BP बढ़ा, वजन बढ़ा 2 किलो, तुरंत उनको सर्विस दे देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, इजी चेंजेस कर दो ताकि आप हेल्दी रहो। तो ओबेसिटी सेकेंडरी है, सबको आपका खुद का ख्याल रखना चाहिए। और वो हॉस्पिटल एंड मेडिकेशन कैन नॉट गिव यू हेल्थ।
वो आपको खुद को रखना पड़ेगा। वो टेम्पररी आपको कुछ रिलीफ कर देगा टाइम बीइंग, पर आपको आपका खुद से कुछ नियम होने चाहिए लाइफ में, उससे आप खुद अंदर की सिस्टम अच्छी रख तो सकते अगर हो। 4 वर्ड्स में बोलेंगे तो कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? डिसिप्लिन, हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, गुड Exercise. फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, और फिर उसमें मॉडिफिकेशंस, और धीरे धीरे आपके मसल क्वालिटी इंप्रूव हो, आपका बॉडी का प्रोटीन आप बैलेंस करो, आपके हार्मोन्स अच्छे रखो, उस पे आप काम करो तो आप अच्छी जियोगे। आपका आयुष्य आरोग्य, हम हमारे पेशेंट का आयुष्य आरोग्य अच्छा रहे, उस पे वर्क करते हैं, वो किया जा सकता है, इतना टफ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, दिस इज बीन अ you, sir. वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। और जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं दिमाग में, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ और है जो आप डॉक्टर बामटा से जानना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इन द डिटेल्स उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिटेल्स भी हम डालने वाले हैं, उसका लिंक भी हम डालने वाले हैं, तो आप पर्सनली भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज जनरल नॉलेज के लिए भी अगर आप उनसे कुछ जानना चाहें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो टुडे। थैंक यू Thank you, sir. ऑल, थैंक Thank यू you. देवकी जी, थैंक यू सो मच।